हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार और उसके विस्तार नीति। यह निपुण सीरीज के तहत चलाई जा रही है जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें समीक्षात्मक अध्ययन शैली के सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इससे पहले हिस्ट्री के जो टॉपिक किए गए उसमें आप लोगों को तुलनात्मक अध्ययन शैली को लाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जो 71वीं बीपीएससी मेंस में है उन अभ्यर्थियों को किन टॉपिक पर फोकस करना, इस मौलिक अधिकार के से संदर्भित सभी पक्षों को। हाल में 2026 तक के अपडेट हो गए जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ 72वीं जो अभ्यर्थी है उनको यह ध्यान में रखना है इसके सभी पक्षों को किस रूप से आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझिएगा कि इसके टॉपिक हम लोग कवर क्या करेंगे, क्या आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को अपने आप में शामिल करने के लिए, अपने इस तथ्यों को, ताकि आप ऑन द वे यह समझ पाए कि हम इस टॉपिक में अपनी सीमा को निर्धारित कर पाए। तो सबसे पहले यह समझिएगा कि इस टॉपिक में आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न, जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे ताकि यह सीमा तय की जा सके इस टॉपिक में हमें कहाँ तक अपने विस्तार को रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संबंधित टॉपिक में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। टॉपिक जो है आपको इसके विवाद के संदर्भ में भी होगा, विवाद संबंधित होगा, समीक्षा संबंधित होगा, हालिया घटनाक्रम संबंधित होगा। हालिया घटनाक्रम क्या हुए हैं, सभी पक्षों को हम देखेंगे। इस मौलिक अधिकार से कौन से तथ्य ऐसे हैं जो आप लोगों को समझने की आवश्यकता, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जहां से आपको पूछे जा सकते, कौन से हालिया घटनाक्रम है जहां से मौलिक अधिकार से जोड़कर आपको प्रश्न किए जा सकते हैं। साथ ही देखेंगे मौलिक अधिकार और मूल अवधारणा और इसका आधार क्या है, क्योंकि मूल अवधारणा क्या रही है इसकी, इस पक्ष को भी हम एक नज़र देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार का विस्तार की नीति क्या रही है। क्या यह अचानक यह घटनाक्रम देखने को मिला जहां पर मौलिक इतना विस्तार हो गया जो आर्टिकल 21 के संदर्भ में हम जिसे देखते हैं, या इसके पीछे के कुछ ऐतिहासिक पक्ष भी रहे और वर्तमान के साथ उसे कैसे संविधानवाद के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे न्यायिक सक्रियता और लोकहित याचिका, कैसे इसको और भी मजबूत कर दिया, इसके आयाम को कैसे और भी विस्तारित कर दिया। साथ ही साथ यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक सक्रियता कितनी हद तक दूसरी जो शक्तियां हैं, अर्थात कार्यपालिका की शक्तियां और विधायिका की शक्तियां हैं, उसके अधिकारों का हनन कर दे रहा है, या हम कहें उसके अधिकारों का लोप कर दे रहा है। इस संदर्भ को भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मौलिक अधिकार बनाम अन्य संवैधानिक प्रावधान क्या है जिससे यह मौलिक अधिकार को और भी विस्तार कर देता है या उसे और भी मजबूत स्थिति में ला देता है। मूल ढांचा का संदर्भ यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ कैसे कैसे एक दूसरे का क्या कर रहा है, पूरक के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब ध्यान रखिएगा समकालीन प्रासंगिकता कैसे बढ़ती जा रही है, इस संदर्भ को भी समझेंगे। समकालीन वर्तमान की बात करूं मैं, 2026 की बात करूं, तो आपको यह समझने की जरूरत होगी कि इसकी समकालीन प्रासंगिकता मौलिक अधिकार के संदर्भ में और भी कैसे सुदृढ़ हो गई, इस पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विषय क्या क्या रहे हैं, इसको और भी चर्चित करने का। तो इन सभी पक्षों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की क्या इससे संबंधित राय रही है, इन सभी पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि 70 में आप लोग से प्रश्न पूछा था 70वीं बीपीएससी में कि अनुच्छेद जो 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान का हृदय आत्मा कैसे कहा जाता था, संविधान का हृदय आत्मा कैसे है आर्टिकल 32, तो यह भी आपको समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप यह समझिएगा कि यहाँ से हम किस प्रकार के अपने रूपरेखा, अपने अध्ययन शैली को बना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं कि इससे प्रश्न क्या पूछे जा चुके हैं। प्रश्न के संदर्भ में देखें तो लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। हम 70वीं की बात कर ले, 69, 63, 56 से 59 और 43, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा। प्रश्नों का भी दायरा समझिएगा, बहुत बेहतर तरीके से पूछा गया है। जहां पर आपको अगर हम 70 की बात करें तो 72 जो अनुच्छेद 32 है, जो भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, इसकी व्याख्या करने बोला कैसे यह है, कैसे यह संविधान की आत्मा है, इस संदर्भ में कुछ आपको तथ्य प्रस्तुत करने थे। जो आप लोग को याद होगा, मैं बार बार लगातार बोल रहा था कि जब कॉपी रिव्यू करा था 70 बीपीएससी के अभ्यर्थियों का, तो उसमें बहुत से बच्चे, मान के चलिए अब 60 से 70% बच्चे ऐसे थे, 70% ऐसे बच्चे थे जिनको यह संदर्भ ही नहीं समझ में आया। क्या इस यहाँ से हमको लिखना क्या, कौन से तथ्य हमको बताकर यह समझाना है कि यह क्यों हृदय और आत्मा है आर्टिकल 20। सभी ने क्या किया,
आर्टिकल 32 के तहत क्या कहा गया, जो रीट जारी करता है ना, रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, उस रीट के बारे में लिख के चले आए। तो यह भी समझने का अंक क्यों नहीं मिल पाता, इस चीज को हम आज समझाने का प्रयास करें। उसके बाद भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत आलोचनात्मक मूल्यांकन करने बोल रहा है, 69 में प्रश्न पूछा था। उसके बाद क्या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जो EWS की बात हुई थी ना, जब अधिकार दिए गए थे, आरक्षण तर्कसंगत है या नहीं, इसके संबंध में टिप्पणी करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 69 में पूछा जा चुका है। उसके बाद संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है, संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है, और भारत ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करे, अर्थात मूल ढांचा का सिद्धांत में क्या यह संविधान और संवैधानिकता के संदर्भ में बातें कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको न्याय संगत किया, मौलिक अधिकार के संदर्भ में बातें हो रही है। यह प्रस्तावना के संदर्भ से भी जोड़ के देख सकते थे, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें कैसे दिशा निर्देश दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यह भी बातें होंगी। पर मूल फोकस क्या होगा, मूल अधिकारों के संदर्भ में कैसे संविधान और संवैधानिकता के बीच के अंतर को कम कर रहा है, इस संदर्भ को हम समझेंगे। फिर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए और किस प्रकार के अनुच्छेद 21 न्यायिक व्याख्या जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। यह कैसे, मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूं कि जो 42वां संविधान संशोधन था वो एक मिनी संविधान के तौर पर जाना जाता है, पर मेरा यह मानना है कि वर्तमान 2026 की स्थिति, आने वाले 10, 20, 25 वर्षों की बात की जाए, यह आर्टिकल 21 ही मिनी संविधान बनता जा रहा है। यहाँ पर जितने संविधान के संदर्भ बताए जा रहे हैं सब इसमें शामिल हो रहे, जितने अधिकारों की संरक्षा की जा सकती है आर्टिकल 21 में जीवन के संदर्भ में बातें हो जा रही है। तो यह आने वाले समय में आपसे जरूर यह प्रश्न पूछ सकता है, या आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 21 मिनी संविधान का स्वरूप लेता जा रहा है, तो उसके सारे संदर्भ आपको समझाने होंगे। उसके बाद आपको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत जो वर्तमान रूप है उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये 43 का है, तो संपत्ति के अधिकार का संदर्भ बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी आपको किन बातों के संदर्भ यहाँ पर ध्यान रखने हैं, आपको आत्मा वाला, फिर आपको संवैधानिक का मूल ढांचा है, फिर आपको ध्यान रखने संविधान और संविधानवाद के बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, इस तथ्य से संबंधित सारे पक्षों को देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार मूल अवधारणा के आधार पर कौन कौन से टॉपिक है जिससे आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां से प्रश्न के टॉपिक से आपको ध्यान रखें मौलिक अधिकारों की संकल्पना, उद्देश्य और दार्शनिक आधार पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको मेंस में हो, इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का विकास क्रम क्या है, यहां से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। मौलिक अधिकार बनाम मानवाधिकार कैसे और भी एक दूसरे के साथ पूरक होते हुए भी क्या सशक्त हो रहे हैं, यहां से प्रश्न आपको क्रिएट किया जा सकता है, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और सीमाएं क्या है, आपको यह मूल अवधारणा और आधार के टॉपिक में ही शामिल करके पूछा जा सकता है, इस संदर्भ में समझिएगा। मौलिक अधिकार और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के संदर्भ में कैसे एक दूसरे को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, यहां से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। या राज्य को किस प्रकार से निर्देशित करता है, उसे कैसे उसके अधिकारों से है ना मौलिक अधिकार को संरक्षा करता है, तो यह भी संदर्भ समझिएगा। फिर विस्तार नीति में ध्यान रखिएगा कि न्यायिक व्याख्या द्वारा मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ, एक काल क्रम विकास क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, जिसके आपके सारे संदर्भ आपको पते होने चाहिए। उसके संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 विस्तृत अर्थ क्या है, देखिए यही प्रश्न आपसे पूछा गया विस्तार नीति में ही, जो 70 बीपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा गया था, आपको ध्यान रखना यहीं से प्रश्न पूछा गया था विस्तार नीति में। तो विस्तार नीति के संदर्भ में कैसे यह अपने आप को क्या कर रहा है, संवैधानिक उपचार कैसे विस्तृत अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है, यही संदर्भ था। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का विस्तृत अर्थ, जीवन के अधिकार का विस्तार कैसे होता जा रहा है, इसमें बहुत से अनुच्छेदों को, बहुत से अधिकारों को क्यों शामिल कर दिया जा रहा है, यह विस्तार की नीति में प्रश्न पूछेगा। तो इसके विकास क्रम में हम सारे आर्टिकल, सारे तथ्यों, सारे जो अधिकार दिए गए उसकी चर्चा करेंगे। गोपनीयता का अधिकार जो है, लगातार आप सुनते होंगे गोपनीयता का, जो पुट्टी स्वामी का केस था कि गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजता के संदर्भ में उसके क्या गोपनीयता बना के रखने की आवश्यकता, उसके लिए कोई संस्था उसको झांक नहीं कर सकता, टांग झांक नहीं कर सकता, ये बातें। पर्यावरण का अधिकार और सतत विकास, ये लगातार देखते होंगे दिल्ली में लगातार जब दीपावली आती है या इस प्रकार के कुछ मौसम परिवर्तन होता है तो
पर्यावरण अधिकार व्यक्तियों को दिया जाता है। न्यायालय इसमें बार बार चर्चा करता है। अभी मान लीजिए अभी ठंड के दिनों में कोहरा ज्यादा था, पर वायु प्रदूषण अधिक थी, तो यहाँ पर पीएच मान को लेकर हर बार चर्चा होता है, हर बार न्यायालय उसको फटकार लगाती दिल्ली सरकार को। तो यहाँ पर समझने शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन है, आज विस्तार किस रूप से लिया है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा। फिर सूचना का अधिकार और पारदर्शिता क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे। LGBT जो प्लस समुदाय अधिकार है और समानता का विस्तार कैसे और भी विस्तृत हो रहा है, हाल के दिनों में आपसे प्रश्न पूछे। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, अनुराधा भासनी जो केस 2020 था उससे संबंधित, किस तरीके से लोगों के लिए जीवन के जीने के बेहतर जीवन जीने के लिए एक नवीन आयाम के तौर पर इंटरनेट निकल कर आया, तो उस तक पहुंच बनाने के लिए सभी को व्यक्तियों को मौलिक अधिकार के संदर्भ में चर्चा की जा सकती है। तो ये संदर्भ आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको यहां ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मौलिक अधिकार संकल्पना, उद्देश्य और दार्शनिक आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो लगातार चर्चा में उठे, जैसे मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य क्या होता है, फिर उसका सुप्रीम कोर्ट भूमिका संरक्षक के रूप में कैसे है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता कैसे स्टार में रखी, लगातार पूछा जाता है। मेंस में नहीं पूछे, इंटरव्यू में प्रश्न पूछ देगा आपसे, ये कैसे आप कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के दौर में कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, अति सक्रियता कर देती है, न्यायिक अति सक्रियता कर देती है, तो क्या आप इससे सहमत है? तो इससे संबंधित पक्ष को आपको बताना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। फिर पीएल के माध्यम से अधिकारों का विस्तार कैसे हो रहा है लगातार, तो यह भी पक्ष आपको समझ नहीं है, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिए समकालीन प्रासंगिकता, जैसे डिजिटल युग में मौलिक अधिकारों को चुनौती कैसे मिल रही है। डिजिटल युग जितना ही आप देखते होंगे हर बार डाटा प्रोटेक्शन की बात होती है, तो डिजिटल युग जैसे जैसे विस्तार ले रहा है वैसे वैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चुनौतियां भी निकल कर आ रही, तो नवीन चुनौतियों से कैसे राज्य संरक्षित कर पाएगा, या हमारी संवैधानिक संस्थाएं कैसे लोक हितों की संरक्षा कर पाएगी, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैसे है राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत सुरक्षा एक दूसरे के विपरीत कैसे काम करती है, कैसे हम जब राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना करेंगे तो व्यक्तियों के अधिकारों को भी युक्तिक रूप से प्रतिबंध करना पड़ेगा, तो कैसे हम इस संतुलन की स्थिति में ला पाएंगे, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जितना हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा उतने ही राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मापदंड है उतने ही प्रश्नगत होते जाएंगे, तो इसके बीच हम संतुलन कैसे बनाएंगे, इस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस संदर्भ में आपको इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, जो सोशल मीडिया व्यक्ति की स्वतंत्रता और नियंत्रण स्थापित संबंधित जो मुद्दे हैं, जो प्रश्न है, जो समाधान के तंत्र हमारे पास है, उसको हम कैसे संतुलन की स्थिति में ला सकते हैं, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वही आरक्षण नीति और समानता का अधिकार कैसे एक दूसरे के साथ हम संतुलन बना सकते हैं, यह भी ध्यान रखें। अभी देखिए अभी आरक्षण की नीति और समानता का अधिकार जो यूजीसी का मामला है, आप समझ सकते हैं कैसे आपका टॉपिक समकालीन प्रासंगिकता में सामने आता है। टॉपिक आपका यही सब है, इससे संबंधित घटनाक्रम लगातार आपके आसपास होते रहेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, इन टॉपिक को अच्छे से देख लेना है, कवर करने का प्रयास करना है। फिर आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक विषय में क्या मौलिक अधिकारों का अत्यधिक विस्तार न्यायिक अतिक्रमण के स्वरूप में हम समझें, या इसको सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखें, इस पक्ष को भी समझने की आवश्यकता है। मौलिक अधिकारों की सीमाएं और दुरुपयोग कैसे आपको प्रभावित कर रही है, अभी एक पक्ष है। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों की भूमिका कैसे हम निश्चित कर सकते, कैसे चिन्हित कर सकते, इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। फिर सामाजिक न्याय की प्राप्ति में मौलिक अधिकारों का योगदान कैसे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है मेंस में या इंटरव्यू में, यहां से प्रश्न पूछेगा, अच्छा बताइए बाबू आप सामाजिक न्याय को कैसे देखते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे मौलिक अधिकार कैसे बेहतर योगदान देता है, आप किस रूप से आपकी राय, पॉजिटिव नेगेटिव राय आपसे पूछ देगा, या इसमें न्यायालय किस रूप से अपना पक्ष रखता है, सरकार अपनी नीतियां कैसे निर्धारित करता है, ये सारे तथ्य आपको सामाजिक न्याय के संदर्भ में ही पूछ देगा, और ये अपने आप में एक यूनिवर्सल टॉपिक है, सोच के देखिएगा। फिर मौलिक अधिकारों का भविष्य और संभावनीय चुनौतियां क्या होती है, इस संदर्भ में भी हम लोग सारे तथ्यों को देख लेंगे। कुल मिलाकर आप समझने का प्रयास कीजिए, जब इतने विस्तारित तौर से मौलिक अधिकार को देख लीजिएगा ना, इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपको मौलिक अधिकार संबंधित कोई टॉपिक कहीं से भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह इस तरीके से आपको बनाया गया, कवर किया गया कि सभी पक्ष जो पूर्व के हैं, वर्तमान के और भविष्य के जो होंगे, वो सारी चीजों को शामिल कर दिया गया। तो यह संदर्भ को अच्छे से समझिएगा और इस पर रिविजन करिएगा, इसका क्लिप्स
नोट्स हम लोग आपको को जब गूगल मीट करवाएंगे, गूगल मीट जब 18 से स्टार्ट हो रही है तो आपको इस पर सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए परिचय में आते हैं। सबसे पहले देखिए, मौलिक अधिकार संबंधी परिचय में कुछ तथ्य आपके पास शामिल होने चाहिए। जैसे मूलभूत अधिकार यह होता है प्रत्येक नागरिक को उसके सार्वजनिक विकास, गरिमा, स्वतंत्रता। जब ध्यान रखिए 3 शब्दों का प्रयोग आपके इसके भूमिका में होनी चाहिए अगर प्रश्न मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ पूछ रहा है, और जिस प्रश्न होंगे उस सीमाओं के आधार पर इसका निर्धारण कीजिएगा। 3 शब्द जैसे सार्वजनिक विकास उसका होगा, दूसरा गरिमा उसकी, और स्वतंत्र जीवन की शैली को विकसित करेगा, और उसके अतिरिक्त यह राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से सुरक्षा देगा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधारशिला रहेगा। यह राज्य जो आर्टिकल 12 है उसके संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा अंकित की गई है, आंका गया, जिस तरीके से उसका विस्तार किया गया है, उस राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से क्या करेगा, मौलिक अधिकार का व्यक्ति के जो अधिकार है उसको सुरक्षा करता है, उसके मनमाने ढंग से उसके अधिकारों का हनन होने से रोकता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब यह ध्यान रखिए व्यक्ति की गरिमा एक संवैधानिक सुरक्षा के तौर पर प्रस्तुत करता है, जो जहां पर लोकतांत्रिक राज्य की आत्मा के स्वरूप में हम राज्य की जो लोकतांत्रिक राज्य की आत्मा है उसके संदर्भ में मौलिक अधिकार की कल्पना कर लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त भाग 3 है जो अनुच्छेद 12 से 35 है, जो अधिकार केवल न राज्य के नागरिकों, न केवल नागरिकों के राज्य की निरंकुशता के संदर्भ में संरक्षण करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों लाइन को टैग करके लिख सकते हैं राज्य के मनमाने वाले हस्तक्षेप में, या आप इसको यह भी करके अनुच्छेदगत लिख देते ताकि आपकी एक संरक्षा बनाई जा सके। अब ध्यान रखिएगा, न्यायपूर्ण, समतामूलक और स्वतंत्र समाज की यह बात करता है। स्थापना यह करेगा अगर हम मौलिक अधिकार देंगे तो क्या होगा, इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे मिलेगा कि स्वतंत्र समाज विकसित होगा, न्यायपूर्ण जो समतामूलक व्यवस्थाओं का निर्माण होगा। अब ध्यान रखिएगा, संविधान शासन की संरचना और मौलिक अधिकार को उसकी नैतिक दिशा भी देता है। राज्य को यह कर्तव्य दिलाता है कि देखो भाई आप अनैतिक होकर काम नहीं करो, क्योंकि आप राज्य की कल्पना ही ऐसी की गई, सारी शक्तियों का स्रोत आप ही हो। अगर आप अपने संसाधनों के आधार पर लोगों को क्या देते हो, अधिकार देते हो, तो ठीक है आप इस तरीके से उस व्यक्ति के भी अधिकारों को छीन नहीं सकते हो अपने शक्तियों के प्रयोग के क्रम में। जैसे अगर राज्य को यह लग जाएगा, राज्य के किसी संस्था को यह लग जाएगा कि हमको यहाँ पर हाईवे निकालना है, मान लीजिए यहाँ से लेकर हाईवे निकालना है 10 किलोमीटर का, तो मनमाने तरीके से हाईवे नहीं निकाल दोगे। उसके लिए रोड जब आप भूमि अधिग्रहण करोगे तो सबसे न्यूनतम क्षति व्यक्तियों की होनी चाहिए। यह बात करता है, यही राज्य का मनमाना हस्तक्षेप है। नहीं, ऐसा नहीं कि बीच घर गांव का गांव बना हुआ, शहर का शहर बना हुआ, बीच से ही निकाल दो, बीच से काट दो और बाएं दाएं वाला को क्या कर दो, अलग कर दो। ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। अपने न्यूनतम क्षति आपके नागरिकों को होनी चाहिए। यह बात राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा के संदर्भ में होता है। क्लियर है, यहाँ पर आप समझिएगा। नेक्स्ट आप समझिएगा कि जब हम इसकी बात करते हैं मौलिक अधिकार की मूल अवधारणा में, तो परिभाषा की समझ आपको होनी चाहिए, कैसे वो परिभाषित किया गया है, उसके बाद उद्देश्य इसके क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार मूलभूत स्वतंत्रता एवं दावे हैं जिनमें संविधान द्वारा सर्वोच्च विधिक संरक्षण के तौर पर विकसित किया गया, जिसमें उल्लंघन में विधि न्यायालय द्वारा स्थापित की जाती है। अब इसके संदर्भ उद्देश्य इसका क्या है, व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है, डिग्निटी जो उसकी है उसकी रक्षा करता है, जिसमें मेनका गांधी का जो केस था उसके बाद और इसका विस्तार हो गया। नेक्स्ट है राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करना। हम इस तरीके से नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। न्यायालय इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जब राज्य की शक्ति अति शोषित होती जाए, अति शक्तिशाली बनती जाएगी, तो वो क्या करेगा, संवैधानिक आधार पर उसको नियंत्रित स्थापित करते हैं। यह मौलिक अधिकार उसको एक टूल देता है, एक माध्यम देता है, जिसके माध्यम से न्यायालय राज्य की अति सक्रियता है उसको क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है। अब विधि का शासन स्थापित करना, रूल ऑफ लॉ को स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण संवर्धन करना, सामाजिक परिवर्तन और न्याय की स्थापना करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ध्यान रखना, टू दी पॉइंट, अगर इंटरव्यू में प्रश्न भी पूछ दे आपसे कि हाँ बताओ बाबू क्या है मूल अवधारणा इसकी, मौलिक अधिकार क्यों दिया गया व्यक्तियों को, तो ये 5 जो पॉइंट है एकदम तुरंत बोल दीजिए, कुछ सोचने वोचने की बात नहीं है, पहले बोलिएगा। व्यक्ति की गरिमा करना सबसे इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में, या भविष्यगत हम बात करें, व्यक्ति की गरिमा अगर रहेगी ना तो वो सारे संबंधित पक्षों को प्राप्त कर लेगा। अगर व्यक्ति की गरिमा ही नहीं रहेगी ना तो वो किसी भी पक्ष को अपने मौलिक अधिकार में जितने भी अन्य तथ्य शामिल है उसको प्राप्त करने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर हम व्यक्ति की गरिमा हम दे देंगे, डिग्निटी की रक्षा करने में वो सारे संसाधन उपलब्ध करा देंगे, तो ध्यान रखिएगा उसके अन्य जो मौलिक अधिकार है ना वो कमोवेश कभी न कभी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति की गरिमा सबसे इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकारों में। बाद की चीजें तो यहाँ पर बाद में आपको एक एडिशन के तौर पर शामिल किया गया, ये चीजें ध्यान रखिए। प्रमुख विशेषता, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार
हनन होगा, किसी भी स्तर पर होगा, किसी भी सीमा में होगा, किसी भी मात्रा में होगा, तो ध्यान रखिए न्यायालय इस पर हस्तक्षेप कर देगा, राज्य को यह डंडा चला देगा, राज्य को निर्देशित कर देगा, राज्य को उसके कार्यों से रोकने का प्रयास करेगा। लगातार यह किया भी है, तो न्यायालय में यह प्रवर्तनीय है। वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक में राज्य को दिया गया शक्तियां, न्यायालय को शक्ति नहीं दी गई। रीजन उसके पीछे है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वहां पर शक्तियां जो दी गई है व्यक्तियों को, वो राज्य के संसाधन की आवश्यकता के आधार पर दी गई है। तो यहाँ पर व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पर दी गई, ये भी ध्यान रखिएगा। हर हालत में उसको पूरा करना है, तो यहाँ पर संदर्भ है। तो इसके जब पूरा नहीं होगा तो ये न्यायालय में चला जाएगा व्यक्ति, और न्यायालय उसको फटकार लगाएगी, ये भी संदर्भ समझिएगा। कुछ अधिकार केवल नागरिकों को, जबकि कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, यह भी ध्यान रखिएगा। सभी तरीके से, जैसे भारत में सभी लोग रह रहे हैं, जैसे विदेशी होंगे उनको मौलिक अधिकार कुछ रोक लिए गए, पर ध्यान रखिएगा जो भारतीय है, केवल भारतीय, उनको सारे अधिकार दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, युक्ति युक्त संदर्भ भी बताया गया कि यहाँ भारत के भूमि क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो यह क्या होगा, आपको ये उन व्यक्तियों के लिए स्पेशल होगा जो भारत के नागरिक होंगे। अब इसके अतिरिक्त यह पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, बल्कि युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। अब यह एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह पूर्ण सत्यता के करीब भी नहीं है। यह करीब है कि हम आंशिक रूप से, अगर ऐसी स्थिति होगी जहां पर व्यक्ति अपने अधिकारों का जब वहन कर रहा होगा, जब अपने शक्तियों का प्रयोग कर, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा होगा, अगर अतिक्रमण व्यक्ति भी करता है ना, तो उसको रोकने का शक्ति किसको दिया गया, राज्य को दिया गया, राज्य की एजेंसियों को दिया गया, जिसमें न्यायालय भी शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को एब्सोल्यूट अधिकार नहीं दिए गए। जैसे आप सार्वजनिक स्थलों का क्षति पहुंचा रहे, राष्ट्र की एकता अखंडता को क्षति पहुंचा रहे, या सद्भावना को, स्वास्थ्य को, इस तरीके से युक्ति जो प्रतिबंध में शामिल तत्व है, उसके आधार पर अगर किसी प्रकार का उल्लंघन करे तो आप जो अधिकार दिए गए उसको रोक लिया जाएगा। या आपातकाल स्थिति में कुछ अधिकार छोड़कर बाकी सारे अधिकार को आपको रोका जा सकता है माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारे संदर्भ समझिएगा। तो एब्सोल्यूट अधिकार के तौर पर यह है भी नहीं। अब इसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 और 226, जहां पर हम बात करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करके आपका अधिकार संरक्षित कर सकता है। वहीं 226 आपको जो राज्यों के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके द्वारा यह संरक्षित किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख विशेषता के तौर पर आपको ध्यान रखना है। ये सारे तथ्य आप बता के आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब उसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम लोकतांत्रिक अधिकारों को दार्शनिक और वैचारिक आधार देते हैं, तो यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत होता है, उदारवाद होता है, लोकतांत्रिक आदर्श होता है, सामाजिक न्याय, भारतीय अवधारणा भी शामिल होता है वैचारिक आधार में। कि जैसे हम मौलिक अधिकारों का विस्तार देखते हैं, उसके दार्शनिक पक्ष क्या है और वैचारिक पक्ष क्या है, जो हमें इसे और भी विस्तृत करने में मदद देता है। जब संविधान निर्माण हो रहा था, उसके पीछे का तर्क यह था कि हमारा ऐतिहासिक पक्ष क्या है, हमारा दार्शनिक पक्ष क्या है, या वैश्विक रूप से हम किस विचार से प्रभावित होकर अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो केस स्टडी के तौर पर ये सारी चीजें शामिल की गई थी कि हाँ भाई, व्यक्तियों में हम इस जब अधिकारों का निर्माण करेंगे जो व्यक्तियों को मजबूत करेगा, उसमें यह पक्ष तो जरूर होना ही चाहिए। जैसे आपको प्राकृतिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर देखा जाता है। जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारक ने यह बातें कही थी। फिर यूएन का स्थापना वहां भी प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की बात की गई थी। तो उन सारे पक्षों, जैसे जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का जो मामला है, वो हर हालत में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। जन्म लेते ही उसको यह अधिकार मिल जाएगा, उसके लिए राज्य किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हाँ, उसके बाद जो विस्तार होंगे, उसको जैसे जैसे वो बड़ा होगा, अपने अपने शक्तियों का वहन करेगा, मौलिक अधिकारों का इंजॉय करेगा, उस बीच में अगर वो किसी प्रकार का अतिक्रमण करता है तो उसे रोकने के लिए युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। पर किसी भी स्थिति में उसके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति से संबंधित चीजें बात करेंगे प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में, उसको रोक नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, खाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। कैसे? अगर मान लीजिए शत्रु देश का भी कोई व्यक्ति भारत में अगर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको हर हालत में खाने की उपलब्धता होनी चाहिए। यह बात किसके? प्राकृतिक न्याय में। आप शत्रु के साथ भी, अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमसे लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, चीन के साथ युद्ध हो रहा है, XYZ किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है, तो किसी भी व्यक्ति जो पकड़ा जाएगा, उसका आम नागरिक हो या उसके सैनिक हो, उसको खाने के मूलभूत जो अधिकार प्राकृतिक न्याय के तौर पर उसको रोका नहीं जा सकता। उसको हर हालत में देना है, राज्य को देना है। ये चीज समझने का प्रयास कीजिए। फिर उदारवाद क्या है? उदारवादी विचार सीमित सरकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती है। मौलिक अधिकार इसी उदारवादी सोच का संवैधानिक रूप प्रस्तुत करता है।
इसका लोकतांत्रिक आधार जहां पर नागरिक सर्वोपरि होगा, नागरिक से बढ़कर कोई है ही नहीं। इसलिए तो भारतीय संविधान या यूएन की बात करता है कि भारत के लोग से, जैसे भारतीय संविधान भारत के लोग से शुरू करता है, यू द पीपल से। तो ये ध्यान रखिए, नागरिक सर्वोच्चता की बात करता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समता और संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे अधिकार लोकतांत्रिक सहभागिता की को और भी सशक्त मजबूत कर देता है। तो इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्यों लोकतांत्रिक आदर्श स्थापित किए गए। उसके बाद सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो सामाजिक संरचना विद्यमान असमानताओं को ध्यान में रखकर जो हम कालांतर से चले आ रहे थे, प्राचीन काल से जो ऐतिहासिक रूप से हम विस्तार कर रहे थे, अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे, उस बीच में कहीं ना कहीं असमानता की भी जड़ शामिल हो गई थी। तो उस असमानताओं को, खाई को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो क्या यह किया जा सकता है? मौलिक अधिकार में उसको संरक्षा दे दो। तभी तो बात हो रही थी ना, धार्मिक रूप से संरक्षा या अस्पृश्यता का उन्मूलन 1917 की बात करते हैं, सकारात्मक आरक्षण की बात करता है। यह राजनीतिक अधिकार ना माने इसको ध्यान रखिएगा, यह सामाजिक पूर्ण संरचना का डिमांड था। यह भी समाज जब बेहतर होगा ना, तो उसको बेहतर करने के लिए पहले लोगों को बेहतर करना हो, लोगों के रहन सहन और उसकी जो उसके साथ असमानताएं की स्थिति बनी हो, उसको बेहतर करने के लिए यह की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें युक्ति प्रतिबंध की बात करती है। मान लीजिए यहां पर ऐसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और यहां पर कुछ चीजें दिखलाने के लिए योजना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या किया जा सकता है, ये बेस ग्राउंड है। तो इस व्यक्ति जो असमान है, मान लीजिए पिछड़े हुए लोग हैं और ये विकसित लोग हैं, तो राज्य इसको अतिरिक्त सुविधा देकर क्या करेगा, इस तक योजनाओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकता है। इसके लिए वो जो विकसित वर्ग समूह के लोग हैं, वो यह नहीं कहेंगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा। यह सकारात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट लेकर आता है। आपको यह स्थान दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाएगा, जिसके आधार पर इन योजनाओं तक पहुंच स्थापित करो। यह चीज ध्यान रखें। और इनके लिए कुछ होगा, इनके लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान रहेंगे पहले से ही, जो समान तौर पर देखने को मिल रहा समान वर्गों में। यह चीज समझने का प्रयास कीजिए। अतिरिक्त जब हम बात करते हैं, अतिरिक्त सपोर्ट की बात करते हैं, तो वह सकारात्मक भेदभाव आरक्षण के संदर्भ में हम देखते हैं। तभी तो आरक्षण की नीति लागू हमारे यहाँ की गई सकारात्मक तौर पर। अब ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में एक चीज और याद रखिएगा, ऐतिहासिक और संवैधानिक आधार क्या है। तो बिल ऑफ राइट जो अमेरिका का था, न्यायिक परिवर्तन का परिणाम, वही फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, वहां से भी आपको देखने को मिलता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में यह सब विस्तार था जो धीरे धीरे आपको हमारे संविधान में शामिल हो गया। जब हम बिल ऑफ राइट की बात करते हैं, उसके बाद ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा की भी बात हो जाती है। इस तरीके की जब बात होती है तो यह चीज ध्यान रखिएगा, यह कुल मिलाकर क्या बात करता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नागरिक अधिकारों को जो सतत संघर्ष रहे, उस बीच में तालमेल कैसे बनाएंगे, भविष्य कैसे संरक्षित होगा, व्यक्तियों के जो इस प्रकार के अधिकारों का हनन हो रखा था, उसको हम कैसे संरक्षित करेंगे। तो यह सारे दार्शनिक और वैचारिक आधार पर पनपे हुए बीज के तौर पर देखने को मिलता है। वहीं पर भारतीय संविधान की विशिष्टता की बात करें तो ध्यान रखिए, भारतीय मौलिक विशेषताओं में यह केवल नकारात्मक अधिकार, राज्य के हस्तक्षेप की मुक्ति नहीं, बल्कि सकारात्मक दायित्व को उत्पन्न करता है। अर्थात समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में, तो इसे केवल इस रूप से भी नहीं समझना है कि राज्य को रोकने, उसके कार्य को अति करके वो किसी विकास के क्रम को विकसित करेगा, विकास के मानक को तय करेगा। उसको इस रूप से भी नहीं समझना है कि हम केवल राज्य के हस्तक्षेप को कम कर रहे हैं, यह भी नहीं समझना। यह केवल इसलिए दिया जा रहा है कि उसके सकारात्मक दायित्व को निश्चित किया जा सके कि राज्य तुम इतना भी विकास करने के चक्कर में किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन मत कर देना, कि तुम्हारा अपना जो सकारात्मक दायित्व है, जो राज्य के विकास में व्यक्तियों के समूह को लेकर चलना, व्यक्ति के अधिकारों को विकसित करना, व्यक्तियों के संदर्भ को और भी मजबूत करना, उसको तुम नहीं छोड़ देना। तुम पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा रहा है, पर यह सकारात्मक दायित्व के संदर्भ में लगाया जा रहा है, इसको नकारात्मक मत समझो। तभी तो जब सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी प्रकार दिशा निर्देश देती है, तो राज्य के सभी एसेट्स, राज्य के सभी संदर्भ क्या करता है कि आप उसके लिए कार्य करना शुरू कर देता है, उसको विवाद क्रिएट नहीं होता, इसलिए कि उसको पता है कि हमको सकारात्मक दायित्व यहां दिया गया है इस संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका के विशेष अनुच्छेद 21 जो है, ध्यान रखिए, व्यापक व्याख्या ने जीवन के अधिकार में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वस्थ, मानवीय गोपनीयता, गरिमापूर्ण जीवन जैसे तत्वों को शामिल कर लिया और भी इसे विस्तार दे दिया। मौलिक अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि क्या है, वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, यह भी समझने का प्रयास कीजिए। तो कुल मिलाकर हम जब बात करते हैं, अधिकार एक जीवंत और गतिशील अवधारणा है। तो अधिकार जैसे जैसे व्यक्तियों के अवसर के सृजन किए जाएंगे,
आज से मान लीजिए 47 की बात कर ले, 70 की हम बात कर ले, जैसे जैसे व्यक्ति अपने अधिकारों के संदर्भ में बात करेगा, जैसे जैसे वो विकास करेगा ना, उसके अधिकार के संदर्भ भी बढ़ते जाएंगे या अधिकार की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए गतिशील अवधारणा के तौर पर और जीवंत है, और यह हमेशा बदलाव के दौर में रहेगा। ध्यान रखिएगा, बदलाव के दौर में रहेगा। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा, क्या मौलिक अधिकार रूढ़ है या स्थिर है? रूढ़ का मतलब एक जगह बैठ गया है, या अस्थिर है, एकदम बैठ गया, उसको अधिकार दे दिया गया, उसके बाद हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी ये शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा मौलिक अधिकार में कि नहीं मौलिक अधिकार सर क्या है, जीवंत है और गतिशील है। जीवंत कहने का मतलब जिंदा रहेगा हमेशा के लिए, जो अधिकार दे दिए जाएंगे, जो आज अधिकार दिए गए हैं वो हो सकता है 1-2 वर्षों के बाद उससे बेहतर अधिकार की मांग होने लगेगी। तो राज्य के जो एसेट है, राज्य के जो आर्टिकल 12 के तहत परिभाषित राज्य की जो सीमा है, उसके तहत जो न्यायालयीय व्यवस्था अपनाई गई है, अब ध्यान रखिए वो क्या करेगा, उसको उन्नत करने का प्रयास करेगा। तो ये गतिशील अवधारणा के तौर पर। तो क्या मौलिक अधिकार संविधानवाद से जुड़ा मामला है? तो बिल्कुल सर, संविधानवाद से जुड़ा मामला। जितना संविधान के परिप्रेक्ष्य में, संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतर समाज के निर्माण की कल्पना करेंगे, उतना ही बेहतर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए आपको क्या करना, व्यवस्थाओं को कायम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सारे पक्षों के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है। इस संदर्भ को समझिएगा, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि जब हम मौलिक अधिकारों को विस्तार नीति देखते हैं तो आलोचनात्मक दृष्टि इसमें जरूरी है कि विस्तार की नीति अधिकारों में सशक्त किया, परंतु यह विद्वानों के अनुसार न्यायिक सक्रियता, कभी कभी न्यायिक अति सक्रियता के रूप में ले लेता है। कहने का अर्थ समझिएगा कि जब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए अब है कि यहां पर आप समझिएगा 3 पक्ष समझिएगा। यह हो गया विधायिका, यह हो गया कार्यपालिका, और यह हो गया न्यायपालिका, आपका न्याय पालिका का ये सब क्षेत्र हो गया। अब है क्या, देखिए ध्यान रखिएगा कि इस संदर्भ में जब न्यायपालिका निर्णय लेती है तो इसका ओवरलैप कर देती है। अब ध्यान रखिए, यह मैंने क्यों बोला ओवरलैप कर जाती है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य दायित्व रहते हैं जो व्यक्तियों के लिए कार्यपालिका विधायिका को करना चाहिए था अपने स्तर पर। विधायिका संसद के माध्यम से कर देना चाहिए था, कार्यपालिका अपने प्रशासनिक दायित्व के माध्यम से कर देना चाहिए था, पर किसी कारणवश कार्य के अतिभारिता हम कह सकते हैं, अतिभारिता या संसाधनों की कमी या हम सचुता की बात करते हैं, अर्थात एक्टिवनेस की बात करते हैं, वो नहीं हो पाता, जिसके कारण वो लोभ बना रहता है और इसको व्यक्तियों को लगता है कि ये अधिकार हमको मिल जाता तो हम क्या करते और भी बेहतर तरीके विकसित करते। तो ये जब मामला न्यायपालिका में जाती है, तो ध्यान रखिए जब ये मामला न्यायपालिका में जाती है तो न्यायपालिका क्या करती है, अपने अधिकार जो इसको दिए गए इस क्षेत्र में, उस अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा क्या करता है, जिसमें 32 और 26 जहां पर सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट क्या करते हैं भाई कि इन अधिकारों को देने के लिए, इस जो बीच में लूप होल बच गया, उस लूप होल वाले बचे वाली स्थिति में मानवों के अधिकारों को देने के लिए ये कभी विधायिका के कार्य शक्ति में चला जाता है, विधायिका के क्षेत्र में चला जाता है, कभी कार्यपालिका के क्षेत्र में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा जब आपसे प्रश्न पूछे अति सक्रियता के मामले में, तो यहां पर ध्यान रखना क्या बताना है कि सर ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है जहां पर विधायिका कार्यपालिका इस कारणों से, कार्यपालिका कार्य की अतिभारिता के कारण या संसाधनों की कमी के कारण या स्वच्छता या एक्टिवनेस के कारण या हम ये बोलते हैं प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति के कारण, वो उन शक्तियों, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार के संदर्भ में या लोगों के विकास के संदर्भ में नहीं पहुंचा पाती है या ध्यान ही नहीं जाता। जब न्यायालय में इस प्रकार के मामले जाते हैं तो न्यायालय क्या करता है, उस लूप होल जो बचा हुआ है ना, उस लूप होल में जाके उन अधिकारों को देने का प्रयास करता है, जिसके कारण लगता है कभी कभी कि अति सक्रियता का मामला है कि अधिकारों का हनन हो जा रहा है। विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार जो दिए गए उसमें जाके विधायिका न्यायपालिका घुस जा रही है, उसके अधिकारों के क्षेत्रों का क्या कर दे रही है, हनन कर ले रही है अपने शक्तियों के संदर्भ में। तो ये ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि सकारात्मक दायित्व सभी को दिए गए हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया सकारात्मक दायित्व का संदर्भ। तो यह राज्य के संदर्भ में न्यायपालिका भी एक एसेट के तौर पर काम करती है। तो यह अपने अधिकार क्षेत्र में उन मौलिक अधिकारों या उन
उन मांगों को जो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है उसको देने का प्रयास करती है, जहां पर कार्यपालिका विधायिका किसी कारणवश नहीं दे पाती है। तो यह जरूर बताने का प्रयास कीजिए न्यायिक अति सक्रियता में। अतिक्रमण, जब न्यायिक सक्रियता कभी कभी अति संक्रमण करना लगता है, तो इस संदर्भ को, इस कॉन्सेप्ट को जरूर बता दीजिए, तो चीजें संतुलन की स्थिति में हो जाएगी। वहीं विधायिका और कार्यपालिका ध्यान रखिएगा, हस्तक्षेप का आशंका रहती है लगातार, यही लूप होल वाला कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कीजिए, जहां पर न्यायपालिका क्या करती है, अपने अधिकार कार्य दायित्व के निर्वहन में उस लूप होल को भरने का प्रयास करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप नेशनल हाईवे में जा रहे हैं या स्टेट हाईवे में जा रहे हैं, कहीं गड्ढा हो गया है, मान के चलिए कहीं गड्ढा हो गया जहां पर दुर्घटना होने की संभावना है, क्या आपको नहीं लगता आपके प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व होना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार उस गड्ढे को भर देने की आवश्यकता है। अपने गांव के चौराहे के आगे है तो नेशनल हाईवे को, उसके बाद अथॉरिटी को बोलिए, कॉल करके उसके बाद बोलिए कि हाँ गड्ढा हो गया, इसको मैनेज कर दीजिए, इसको अच्छे से रिपेयर कर दीजिए, तब आके नेशनल हाईवे वाला या स्टेट हाईवे वाला आके ठीक कर लेगा। तो क्या वो गड्ढे को देखते रहने, सुबह शाम देख कर आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं और लोगों को वहाँ गिर के पैर हाथ टूट रहा है, तो यह क्या आपके दायित्व कर्तव्य से दूर भागता हुआ नहीं दिख रहा? आपके जो अधिकार राज्य के द्वारा जो अधिकार दिए गए, उससे कहीं कर्तव्य का वहन करने की जरूरत है। तो यही संदर्भ समझिएगा कि राज्य आपको दिया गया अधिकार, कार्यपालिका विधायिका को यह अधिकार दिया गया कि आपकी शक्ति इस तरीके का है, विधायिका की शक्ति इस तरीके का है, कार्यपालिका की शक्ति इस तरीके का, और क्या है, न्यायपालिका की शक्ति इस तरीके का है। पर कभी कभी आप नहीं कर पाते तो न्यायपालिका का कर्तव्य बन जाता है कि भाई तुम्हारे अधिकार में जो लूप होल बच गया, जहां भरने की आवश्यकता हम भर देते हैं, फिर मैनेज कर लो सारे सिस्टम मिलके। यही चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए, जैसे आपके घर के आगे नाला है, ठीक है ना, नाले में मान लीजिए उसका जो ढक्कन होता है टूट गया किसी कारण, तो क्या लगता है उस आसपास के 10 मकान 20 मकान का यह कर्तव्य नहीं बनता है उस नाले में जो टूटा हुआ नाला का ढक्कन है उसको या तो ढक्कन लगवा दे, या तो उस पर कुछ ऐसी प्रावधान कर दे कि आने वाले जो मुसाफिर होंगे या रास्ते से गुजरने वाले लोग होंगे उसको पहले से ही पता चल जाए कि नहीं यहाँ कुछ खतरा है। क्या फिर उसके बाद हम कॉल करें नगर पालिका को? अब वेट करोगे नगर पालिका को जब तक 2 बच्चा नहीं मर। आज ही के न्यूज़पेपर में देखिएगा 2 बच्चा गिर गया है, अब वो नाला टूट गया था। तो यह समझने की बात है कि आपको थोड़ी सी सचेतता अगर बना लीजिए, एक्टिवनेस बना लीजिएगा, आप दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं। उसके बाद संबंधित संस्थाओं को आप कॉल करते रहिए, उसको मजबूर कीजिए चीजों को करने के लिए, वो करेगा, क्यों नहीं करेगा। पर यहाँ समझना कि लोग बपोती समझ लेते हैं ना, मुझे अधिकार मिल गया है तो अधिकार मिल गया तो भाई इसमें कोई नहीं आ सकता है। आप नागरिक बतौर सारी सुविधाएं लेनी चाहते हैं, पर उन सुविधाओं का जब देना की आवश्यकता होगी, नगर पालिका आपके लिए इतना काम करती है या संस्थाएं आपके लिए इतना काम करती है, आपसे थोड़ा सा हेल्प मांग देगी तो आप नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप अधिकारों के संदर्भ में बात करते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में बात करते हैं। यही संदर्भ यहाँ समझाने की जरूरत है, क्योंकि विधायिका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के संदर्भ में काम नहीं कर सकती है, कार्यपालिका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के संदर्भ में काम नहीं कर सकती है, विधायिका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के संदर्भ में काम नहीं कर सकते। उसका मूल उद्देश्य क्या है? देश के नागरिकों के सभी व्यक्तियों को क्या है? सर्वोत्तम सुविधाएं देना। सर्वोत्तम सुविधाएं में संतुलन की स्थिति बहुत जरूरी है। तो अति सक्रियता, जब भी न्यायिक अतिक्रमण की बात हो या अति सक्रियता की बात हो, इन सारे एग्जाम्पल को पुट कर दीजिएगा तो उत्तर आपका बेहतर हो जाएगा। इस संदर्भ को समझिएगा। अब ध्यान रखें, समग्र रूप से नीति संविधान में जीवन बनाए रखने के लिए दिया गया। तो इस संदर्भ में सारी चीजें क्या है, तो कभी कभी विस्तार की नीति भारतीय संविधान गतिशील और प्रगतिशीलता का प्रतीक होता है। तो समय समय पर इन अधिकारों को व्यापक व्याख्या कर उन्हें मानव गरिमा, इस प्रकार के अधिकारों से हम संरक्षित करते हैं। सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, न्यायालय क्या करते हैं, प्रयास करते हैं उसे संरक्षित करना। तो ये आलोचनात्मक परिच्छेद दृष्टिकोण में आप सारी चीजों को देख लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? अब है कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि विगत 5 वर्ष में मौलिक अधिकार का विस्तार नीति क्या रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अनुच्छेद 21 की बात करें, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो 21 और 26 के बीच में जो भी आप हाल फिलहाल में हो, जैसे आपको जीवन के अधिकार को नवीन अवधारणाओं में, जैसे महामारी स्वास्थ्य को लेकर जनवरी 2026 में ही क्या किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया कि जितने निजी और सार्वजनिक स्कूल है भाई, ये सबसे पहले प्राथमिक दायित्व उनका है कि बच्चों के जो सैनिटरी नैपकिन है उनको क्या करना, देना है। साथ ही उनकी स्वच्छता को लेकर निःशुल्क सैनिटरी उत्पाद, लैंगिक पृथक शौचालय, इस तरह की व्यवस्था करना ताकि स्वास्थ्य, गरिमा और समता के अधिकार को अनिवार्य किया जा सके। ये मौलिक कर्तव्य के तौर पर महिलाओं को दिया गया, और वो निजी संस्था हो या सार्वजनिक संस्था, ये इससे भाग नहीं सकता, ये भी बात समझिएगा। अब यह निर्णय मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर जीवन के अधिकारों की परंपरागत सीमाओं से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता को जोड़ता है। यह भी संदर्भ समझिएगा कि यह क्यों बात कही जा रही है इसके संदर्भ में। सारी चीजों को देखने का प्रयास
प्रयास कीजिए। जनवरी 2026 में अपडेट आपको विस्तार नीति है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है क्या कि डिजिटल एक्सेस को लेकर अधिकार, जो डिजिटल पहुंच जो हमारा है, डिजिटल एक्सेस जो हमारा है जीवन के अधिकार में अहम बनता जा रहा है। तो यह संदर्भ हिस्सा बताया जहां पर खास लोग जिन्हें डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में बाधाएं आती है, जैसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए KYC तथा अन्य सरकारी सेवाएं। तो इससे मौलिक अधिकारों का विस्तार डिजिटल समावेशन की दिशा में हुआ है। तो हम इन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास जो अभी तक डिजिटल सेवाओं तक नहीं पहुंच पाए। तो यह प्रयास डिजिटल एक्सेस का जो अधिकार है वो व्यक्तियों को क्या करा और मजबूत करा, राज्य के जो सेवाएं दी जा रही उनकी पहुंच को और भी बेहतर कर रहा है। ये सब सारे पक्ष जाने। मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य के लेकर अनुच्छेद 21 के तहत एक हिस्सा माना जिसमें जीवन की गुणवत्तापूर्ण रक्षा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, शिक्षा प्रशिक्षण जैसे मामलों को शामिल करता है। और जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको उत्तरदायी जिम्मेदारी देता है कि भाई तुम इसके लिए बेहतर काम करने का प्रयास है। यह व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है, मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार। और यह निर्णय पारंपरिक शारीरिक जो स्वास्थ्य है उससे आगे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य जो हम बात करते हैं उनके कानूनी रूप से अधिकार देंगे। तो यह सारे पक्ष को समझने का प्रयास कीजिए, आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब है कि महिलाओं और मातृत्व अधिकार का संवर्धन किया गया, जिसमें मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी लीव है जो आपको लगता दिए गए मार्च 2025 में अधिकार दिए गए। तो जो आर्टिकल 21 के तहत अधिकार देता है, जहां स्वास्थ्य समानता और गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो लगातार अपने व्यक्तिगत जो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ मामला था उससे कहीं बढ़कर आगे न्यायालय काम कर रहा है। संविधानवाद के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य कर रहा है, जहां पर महिलाओं के रोजगार और प्रजनन स्वास्थ्य, ध्यान रखिएगा, अधिकारों को नया संवैधानिक बल दिया गया। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जरूर कीजिएगा आप लोग अपने उत्तर में, जहां पर रोजगार और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार बात की जा रही हो। अब है समावेशी न्याय में सामाजिक समूहों की सुरक्षा, जैसे कुछ निर्णय है विस्तार के रूप में नहीं आए, न्यायालय में आवास, शिक्षा और संसाधन का सामाजिक अधिकार संरक्षण के मौलिक अधिकार जो बात करते हैं उसके सिद्धांत को मजबूत किया। ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह देखने को मिलता है जब न्यायालय इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें उच्च न्यायालयों को संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है। जैसे आपको अनुच्छेद 32 के संदर्भ में वास्तव संवैधानिक उपचार कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए प्रावधान दिया गया। तो न्यायालय को भी प्रतिबद्ध बनाया गया है कि भाई तुम काम करोगे, ऐसा नहीं कि तुम अपने कामों से छूट जाओगे, पीछे हट जाओगे। क्लियर है? अब आगे यहाँ पर संदर्भ समझिएगा कि विचारधारा के आधार पर प्रतिबंधन कैसे होता है। आर्टिकल 21 के संदर्भ में व्याख्या किया गया है कि आप मौलिक अधिकार का विस्तार न्यायपालिका की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर है समय समय पर विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। और यह केवल कल्पना मात्र नहीं है, यह संकल्पना मात्र है। ध्यान रखिएगा, संकल्पना है जब आप लाइएगा, विचार के आधार पर लाइएगा या प्रतिबिंब देखिएगा। जैसे आप शीशे पर चेहरे देखते तो आपका प्रतिरूप देखता है, जैसे जैसे आप विस्तार कीजिएगा वैसे वैसे समाज में उन्नति आएगी। इसलिए बात किया जाता है इस संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, विगत 5 वर्षों में मौलिक अधिकारों की परिभाषा विस्तार कर दिया गया। अनुच्छेद 21 में बहुत से जैसे मातृत्व और महिला को सुरक्षा, न्यायपालिका, मौलिक अधिकारों में आधुनिक युग की आवश्यकताएं, इस प्रकार के संदर्भ शामिल किए गए। जहां पर बात करते हैं मौलिक अधिकार को विस्तार की नीति आज न्यायिक व्याख्या, सामाजिक आवश्यकताओं और संवैधानिक मूल्यों के समन्वय बनकर निकला है। तो ये कुल मिलाकर बात होता है कि हम किस तरीके काम करें, न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक आवश्यकता होगा उस तरीके से हम काम करने का बल देंगे, संवैधानिक मूल्यों में समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी नहीं कि राज्य के सारी शक्तियों का भी हम हनन कर देंगे और व्यक्तियों की गरिमा को और भी ऊंचा कर देगा। ऐसा भी व्यक्ति नहीं समझिए, जब तक राज्य का एसेट नहीं समझा जाएगा, राज्य की संसाधन शक्ति नहीं समझी जाएगी, उस परिप्रेक्ष्य में सारी बातों को नहीं रखेंगे। हम युक्त रूप से प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे पर साथ ही साथ व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जवाबदेही भी बनाएंगे संस्थाओं को। ये सारे पक्ष आपको देखने को मिलता है इस नीति में। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, अब न्यायिक सक्रियता, लोकहित याचिकाएं लगातार देखने को मिलती है आर्टिकल 32 और 226 के तहत। हालांकि देखिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 32 है और आर्टिकल जो 226 है, अब ये दोनों का अलग अलग विस्तार नीति है। यहाँ पर अनिवार्य प्रकृति की है, अनिवार्य प्रकृति की है। अब अनिवार्य प्रकृति की सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट में यह इसके मामले रीट हम जारी कर से, रीट दोनों सेम होते हैं, जो आपको रीट दिए गए हैं आगे मैं चर्चा करूंगा उस रीट के बारे में, दोनों सेम है। पर यहाँ अधिकार अनिवार्य प्रकृति का, यहाँ अनिवार्य प्रकृति का नहीं है, अनिवार्य प्रकृति का नहीं है। अब क्यों नहीं है कि यहाँ पर न्यायालय जो हाई कोर्ट है किसी किसी मामलों में मना कर सकती है कि नहीं, यह आपके मौलिक अधिकार संदर्भ में हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए। या
मामले के संदिग्धता को देख के करेगा। पर यहाँ पर समझिएगा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप जाके अपने अधिकारों को वहां पर रख सकते हैं, बात कर सकते हैं और उस पर अपना कार्रवाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ समझिएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात होती है कि माध्यम से क्या होता है, मौलिक अधिकारों का व्यापक और मानवीय व्याख्या की गई। इसी प्रकार एक उपक्रम बना जिसमें लोकहित याचिका सामने आता है, जहां पर PN भागवती और पहले नाम थे और एक नाम रखिएगा VR कृष्ण अय्यर। उन्होंने क्या किया 1970-80 के दशक में न्यायालय में पहले पहुंच की बात करते थे ना, पहुंच की बात करते थे, बहुत मुश्किल था। पहुंच की बात बहुत मुश्किल था, एक आम व्यक्ति के पहुंचने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। पर ध्यान रखिएगा, यह जैसे ही लोकहित याचिका आए, पब्लिक जो इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL, वो क्या हुआ कि PIL के माध्यम से कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तियों का समूह प्रत्यक्ष रूप से या संस्था भी डायरेक्ट जा सकते। तभी तो ADR जो रिपोर्ट मैंने कल DNA में चर्चा किया था, तो मैंने वहाँ क्या बताया था, PIL याचिका के तहत वो जाता है। तो यह संस्था, यह दोनों व्यक्ति जो न्यायाधीश थे PN भागवती और अय्यर जी, उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव कर दिया। न्यायालय तक पहुंचने की प्रकृति ही चेंज कर दी कि भाई तुम केवल एक फॉर्मेट के आधार पर नहीं आओगे, आपको अगर लगता है तो व्यक्ति भी आएगा। अब व्यक्ति नहीं पहुंच पाए, उसके व्यक्ति के कोई और भी जानकार होंगे और भी सहयोगी होंगे, वो पहुंच सकते हैं। वो दोनों नहीं पहुंच पाएंगे तो चलो एक संस्था ही आ जाओ। तो ये क्या होगा, कोई किसी भी स्तर पर न्यायालयीय व्यवस्थाओं में पहुंचाने की प्रक्रियाओं को आसान कर दिया। तो PLI जैसे ही आता, लोकहित याचिका जैसे ही आता है, तो यह समझ के चलिएगा न्यायिक विस्तार अधिक होने लगता है। लोगों में क्या होता है, लोगों के लिए बातें ज्यादा करने लगती है न्यायालय। राज्य का जो अतिक्रमण जो अभी तक हो रहा था, जो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पा रहा, जब बेंच में पहुंचेगा, न्यायालय के कक्ष में पहुंचेगा, तभी ना न्यायालय कुछ बोल पाएगा राज्य के लिए। राज्य के अतिक्रमण से पहले पहुंचता ही नहीं था, तो अब क्या वो पहुंचना शुरू हो गया। पहुंचना जैसे ही शुरू हुआ तो उसको संवैधानिक व्याख्याओं के आधार पर इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया न्यायालय, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। तो क्या हुआ कि इसकी विस्तार नीति और भी बढ़ गई, लोगों को लोकतांत्रिक स्वरूप में जोड़ने का प्रयास और भी विस्तार हो गया, और भी लोगों को लगने लगा कि नहीं, जनता के हित में न्यायालय ही सबसे बेहतर काम कर रही है। पर इसी संदर्भ में जब हम बात करते हैं, न्यायालय ने इसी के संदर्भ में जब PIL के संदर्भ में जब व्याख्याएं करना शुरू कर दिया, तो वो जो लो पोलार स्थिति नहीं थी, जहां पर मैंने अभी एक ग्राफ के माध्यम से बताया, उस लोक में जब ज्यादा घुसना शुरू कर दिया, हर दिन पहले मान के चलिए महीने में एक बार घुसता, साल में एक बार घुसता था, पर जैसे ही आया PIL ना, डेली 4 बार 5 बार 10 बार घुसना शुरू कर दिया उस लूप होल में। तो लूप होल में जैसे ही घुसना शुरू किया, न्यायालय को लगा, विधायिका और कार्यपालिका देखिए भाई तो वो अतिक्रमण करना शुरू कर दिए, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए। तो अब है कि इस कॉन्सेप्ट के कुछ सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। तो सकारात्मक पक्ष में ये देखिए, व्यक्तियों के अधिकार का उन्नयन हुआ, विस्तार हुआ और भी मजबूत हुआ, उसके स्वरूप अलग अलग रूप से निकल कर आए। वहीं नकारात्मक पक्ष में देखिएगा, किसमें नियंत्रित किया राज्यों के अतिशोषण को। यह भी एक सकारात्मक पक्ष पर नकारात्मक संदर्भ में से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर यह चीजें समझिएगा कि जब न्यायपालिका ने जब उसके अधिकारों का शोषण करने लगा, तो जब शक्तियों का बंटवारा का प्रश्न था आर्टिकल 50 के तहत, वो भी कहीं ना कहीं प्रश्नगत हो गया। यह सब सारे संदर्भ देखिएगा, क्लियर है। बाद में विवाद करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर इस संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, मौलिक विस्तार और न्यायिक सक्रियता की भूमिका में आर्टिकल 19 जितना बेहतर काम किया, कोई आर्टिकल नहीं किया। यह मैं बार बार इस बोलता हूं मिनी संविधान, और देखिए कुछ वक्त के बाद ही आर्टिकल 21 को मिनी संविधान किसी न किसी विद्वान के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा, या न्यायालय ही स्वयं इसे व्याख्यात कर देगा। मूल ढांचा के संदर्भ में तो बात कर ही रहा है, अब इसे व्याख्यात भी कर देगा, ताकि तुम समझ लो भाई इसके अंदर सब कुछ है। क्लियर है। अब है कि मेनका गांधीवाद जो 1978 था, उसके बाद कानूनी द्वारा स्थापित किया गया, जहां सम्मानित किया व्यक्ति के जीवन के अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन के लिए बात करता है। तो वहां पर 3-4 चीजें बात ध्यान रखिएगा। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, त्वरित न्याय का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, विधिक न्याय सहायता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के और भी जो संदर्भित बातें हैं शामिल करता गया। फेयर लिस्ट इतना लंबा हो गया, नहीं तो 40, 50, 60 टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें शामिल कर दिए गए। अब ध्यान रखिएगा, लैंगिक और सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 जो गाइडलाइंस था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी पोस्ट, जो इसका एक्ट भी हम जिसको कहते हैं, जिसमें LBT अधिकारों की मान्यता, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकार दिए गए। बाद के दिनों लैंगिक और सामाजिक न्याय के स्थापित करने में जनहित याचिकाओं की भूमिका को जब हम देखते, तो इस प्रकार के अधिकारों को रखा गया। फिर अनुच्छेद 21 के तहत इन अधिकारों को रखा गया, जहां गरिमा
महिमा के अधिकार से शुरू होता है, मेनका गांधी केस से शुरू होता है, जो आज में 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई है महिलाओं को, उससे संबंधित अधिकार इसी में शामिल हो जाता है 21 के तहत। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, लोकहित याचिका में प्रभाव क्षेत्र था, जो कारागार सुरक्षा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षा, बाल एवं श्रम सुरक्षा, फिर PLI न्यायपालिका सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना दिया। अभी मैं क्या कर रहा था, यही सब बातें बोल रहा था ना, ये सब सारे साथ क्या किया, यह केवल यही इस रूप से नहीं समझिए कि संवैधानिक व्याख्याओं के आधार पर चीज़ों को संतुलित किया जा रहा था, यह व्यवस्थाओं में भी सुधार किया था। सकारात्मक प्रभाव में मौलिक अधिकार क्या क्या रहा था, आपको व्याख्याओं तो प्रशासनिक जवाबदेही वृद्धि कर रहा था। ये सारे पद आपको समझने का प्रयास कीजिए, ये सारे तथ्य आपको देखने का संदर्भ आया था। क्लियर है? 1 सेकेंड, चलिए। आलोचनात्मक परीक्षण देखिए तो कभी कभी न्यायालय अति सक्रियता का स्वरूप लेती शक्तियों का पृथक्करण, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सिद्धांत पर प्रश्न उठ जाते हैं कि न्यायालय भाई हमारे क्षेत्रों में आके काम करे तो हम लोग क्या करेंगे। तो न्यायालय यह थोड़ी कहता है कि तुम नहीं करो, विधायिका कार्यपालिका को थोड़ी मना कर रही तुम नहीं करो, तुम नहीं करोगे तो हम आएंगे, क्योंकि हमको संविधान ने यही शक्ति दी है आर्टिकल 32 और इसके तहत 226 के तहत, तो आप कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो यही एक नकारात्मक पक्ष है। तो जब राज्य के सभी अंग जो बात करते हैं, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग समानांतर रूप से काम करेगा तो ये दोहन होगा ही नहीं। तो ये प्रश्न वहीं तक है कि करने की इच्छा से PIL की दुरुपयोग जब हम बात करते हैं, प्रवृत्ति भी देखी गई है। तो कभी कभी क्या करता है न्यायालय भी, कभी कभी बदमाशियां करना शुरू कर देता है, बात में शुरू कर देता है तुमको समझाने राज्य को, और राज्य के संदर्भ में विधायिका और कार्यपालिका को क्या कर समझाना शुरू कर देता है, देखो तुम नहीं करो, हमारे पास बहुत से पावर दिए जा चुके हैं, लिए हमने स्थापित कर लिया है। तो यही सब प्रश्न दोनों पक्षों में देखने को मिलता है। इसी बात को रख दीजिएगा ताकि आप बेहतर उत्तर लिख पाए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज कि जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार बनाम संवैधानिक प्रावधान, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब पार्ट 3 की हम बात करें मौलिक अधिकार, और ध्यान रखिए पार्ट 4 जहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और एक मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में, तीनों संदर्भ में यह समझिएगा कि यह भाई यह बात है क्या जहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों को, मौलिक अधिकार को अधिक, अन्य जो संवैधानिक प्रावधान है उससे कहीं अधिक मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। उसके पीछे का सीधा सा तर्क समझिएगा कि व्यक्ति को हम बेहतर करेंगे ना, तो व्यक्ति को बेहतर करेंगे तो और संस्थाएं भी बेहतर होती जाएगी। व्यक्ति के मांगों को हम जब तवज्जो देंगे, वरीयता देंगे, तो राज्य जो सेवा की आपूर्ति का कॉन्सेप्ट करता है, राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को लेकर चलता है, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, अच्छा प्राप्त होने लगा। इसी धारणा में मौलिक अधिकार को सबसे आगे रखा गया। बस सीधा सा 2 लाइन में चीज़ों को समझिएगा, उसके बाद चीज़ें हैं उसी के अनुसार आप लिख सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे स्वरूप में, मुख्य विशेषता, वही सब बात है उद्देश्य में, फिर आपको स्वरूप, मुख्य विशेषता और मौलिक कर्तव्य विशेषता के संदर्भ में वर्गीकृत कर सकते हैं मूल कर्तव्य को। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो यह न्याय संगत होता है, न्यायालय में हम जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, पर राज्य के नीति निश्चित तत्व का उल्लंघन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य के पास हम नहीं, न्यायालय के पास नहीं जा सकते, उसको नॉन जस्टिफिकेबल बनाया गया। फिर भी ध्यान रखिएगा, न्यायालय यह अपेक्षा करता है, या संविधान यह अपेक्षा करता है, राज्य अपने संसाधनों के आधार पर लोगों को जो सुविधाएं देने की बात जो राज्य के नीति तत्व के तहत की गई वो पूर्ति करेगा, और राज्य से पीछे भी नहीं हटा अपने दायित्व से। इसे इस रूप से भी नहीं समझिएगा, जो राज्य पहले बात नहीं करता था वो राज्य स्वयं के स्तर पर जाके विधायिका में, संसद में बिल लाके पास करती। कार्यपालिका अपने शक्तियों के आधार पर उन अधिकारों की पूर्ति करने का प्रयास करता है, जैसे समान वेतन की बात, लोक स्वास्थ्य की बात, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऐसे बहुत से मामले जहां सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए न्यायालय काम करता है। पर सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार में दिखता है, क्यों? क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से सामने होते हुए दिखता है। न्यायालय में जाएगा, उसका विजुलाइजेशन पूरे मार्केटिंग के साथ की जाती है। तो यह भी समझने का प्रयास किया, तभी तो आपको मौलिक अधिकार हमेशा सर्वोच्च होते हुए दिखेंगे। वही मौलिक कर्तव्य में बात करते हैं 51A के तहत जो 42वां संविधान संशोधन तक जोड़ा गया, नागरिकों को नैतिक और संवैधानिक दायित्व की बात करता है। तो न्यायालय में यह न्याय संगत नहीं है, फिर भी व्यक्तियों और संस्थाओं को क्या करता है, जवाबदेह तो बनाने का प्रयास करता ही ना। व्यक्ति के संदर्भ में तो बात की जा रही है, तो उसको स्थापित करने में संस्थाएं जवाबदेह है ना। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों संदर्भ में नैतिक और संवैधानिक दायित्व की व्याख्या कर्तव्य के संदर्भ में करी जा रही है, पर वो व्यक्ति सीधे जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार में यहाँ पर अतिक्रमण से संदर्भित मामला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों संसाधनों से, यहाँ पर संसाधनों का मामला है और यहाँ व्यक्ति के नैतिक सहयोग का मामला है कि हम कितना नैतिक होंगे। आप कसम खा लीजिएगा हम अनैतिक व्यवहार करेंगे तो कोई भी आकर शक्ति आपके लिए कुछ कर लेगी तो क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप
कसम खा लीजिएगा भाई बीपीएससी और यूपीएससी हमको पास करा के दिखा दो, तुम पास करा कर दिखा दो, और आप कसम खा लिया हमको पास ही नहीं होना है, तो क्या करेगा व्यक्ति? यूपीएससी और बीपीएससी पास करा देगा या अदर पीसीएस पास करा देगी? नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर दे दी तो आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आचरण व्यवहार वैसा है जहां पर आपका वो गुण है ही नहीं। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना गोल्डन आवर को क्या करें, बर्बाद कर रहे हैं। तो यह क्या होगा? ये सब सारी चीजें आप नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला। जब आप स्ट्रगल पीरियड में है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छे से अपने अध्ययन यापन कर रहे हैं, अपने घर परिवार का एसेट लगा रहे हैं, अपने लिए समय सबसे इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, तो आपका नैतिक का दायित्व होता है सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कवर करें। सिलेबस में जो बातें की गई उसको समझने का प्रयास कीजिए और डेली प्रैक्टिस के तौर पर हो। ऐसा नहीं कि आज हम पार्टी कर लेंगे। पार्टी करना एक पक्ष है मानव के बेहतर होने के लिए, पर वो कब तक? जब आप सफल हो जाते, बेहतर हो जाते। जब आप सफल हो जाइएगा तो यह मान कर चलिए जो आप पर प्रश्न आज खड़ा कर रहे हैं वो कल आपके लिए फूल और माले लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपकी नैतिक समझ आपकी विकसित होनी चाहिए कि नैतिक दायरा आपका क्या है। नैतिक समझ दायरे के आधार पर आप जब काम कीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह नाम मात्र उस संदर्भ में समझिएगा, केवल यह आपको दर्शाया गया है कि आपको यह नैतिक करिए तो हो सकता है बेहतर आप हो जाइएगा। जब इसको लगातार करने लिए तो जरूरी है बेहतर हो जाइएगा, और जब ये सर्वोत्तम शैली में शामिल हो जाएगा, आपके सर्वोत्तम गुण के तौर पर शामिल हो जाएगा, तो आपको सबसे सफल व्यक्ति नागरिक के तौर पर उजागर करेगा। यही मामला है, इसे समझिएगा। नैतिक कर्तव्य को सीधा सा अपने जीवन से जोड़कर देखने का प्रयास कीजिए। जितना आप नैतिक रहिएगा उतना ही आपके समाज में व्यक्तित्व आपका बेहतर रहेगा। क्लियर है? इस सारे संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए कि यहाँ पर मौलिक अधिकार बना डीएसपी की बात करते, प्रकृति क्या है? न्याय संगत है। जो शॉर्ट मैंने कर दिया है, उद्देश्य प्रवर्तन दायित्व के आधार पर जो शॉर्ट करके मैंने लिख दिया, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। न्यायिक विकास की बात है, चंबा दौराई का जो मामला था उसे समझने का प्रयास कीजिए। 1951 में मौलिक अधिकारों और डीएसपी का वरीयता दिया गया, अर्थात बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी जरूरी है, पर उससे पहले हमको मौलिक अधिकारों को दे दो। ठीक है? उसके गोलकनाथ बनाम 1976 जो 67 का मामला, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। बाद में संशोधित दृष्टिकोण आता है, फिर उसका मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती में आता है, जहां पर मौलिक अधिकार को बेहतर स्थिति में बनाया जाता है। वहां पर नकारात्मक संशोधन की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यह मूल ढांचा का सिद्धांत संतुलन की अवधारणा लाई गई, और वहां पर यह भी बताया गया कि मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, वो क्या है, दोनों पैरेलल काम करने की आवश्यकता है। राज्य को इस तरीके से, जब आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं, वो व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है, पर राज्य के लोक कल्याण का, राज्य के स्थापना धारणा को मजबूत करना है, तो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी को भी आप क्या कीजिए, मजबूती से लागू करने का प्रयास कीजिए। उसमें अंतर्गतता किसका विकास होगा? व्यक्ति का ही होगा, सोसाइटी का ही सामाजिक न्याय के तौर पर मिलेगा। तो इस संदर्भ से मिनर्वा मिल्स जो 1980 का था, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, जहां पर आप मिनर्वा मिल में केशवानंद भारतीवाद में कुछ बातें होती हैं, जहां पर जाके जो मिनर्वा मिल्स 1980 आता है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात कर दिया गया, भाई किसी एक को पूर्ण वरीयता नहीं है। अब व्यक्ति विशेष के लिए, विकास के लिए मौलिक अधिकार को वरीयता नहीं दे सकते, और राज्य के नीति निर्देशक तो को भी हमको समानांतर तौर पर चलना होगा। ये बात मूल ढांचे के संदर्भ में केशवानंद भारतीवाद आया था, वहां पर निकली थी, पर उस पर उतनी चर्चा नहीं थी जितनी चर्चा आपको मिनर्वा मिल्स में डायरेक्ट तौर पर देखने को मिली। तो एक दूसरे के पूरक है। नदी जब बहेगी जब दो उसके किनारे होंगे, सीधा सा अर्थ समझिएगा। जब दो किनारे नहीं होंगे नदी कभी बह ही नहीं सकती, अपने दो मार्ग है, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए दोनों किनारों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आप बीच में व्यक्ति को खड़ा कर दिए, समाज को खड़ा कर दीजिए, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। यही संदर्भ आपको यहाँ पर मिनर्वा मिल्स दे देता है। तो यह समझ एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा। अब न्यायालय के समय के साथ सामाजिक सिद्धांत भी आपको स्थापित करने के अपनाया, इसके लिए ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं मौलिक बनाम डीएसपी का मामला, तो ध्यान रखिएगा समकालीन अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, समकालीन परिप्रेक्ष्य में, जहां पर आपको गोपनीयता का सिद्धांत अनुच्छेद 20A के तहत जो पर्यावरण गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है, गोपनीयता का पुट्टू स्वामी का मामला होता है, वहां पर सारी चीजें लाई जाती है। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में क्या है, तो आर्टिकल 21 के तहत जो जनवरी 2026 में जो दी गई है ना, जनवरी 2026 में जो दी गई है अधिकार, उसके संदर्भ में हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की बात करते हैं। तो ये सब अधिकार आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी बातें की गई हैं, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, अपने समाज को उत्थान के लिए सब बातें की गई। तो सामाजिक आर्थिक अधिकारों के साथ संवैधानिक प्रावधान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक
संवैधानिक दर्शन के तौर पर दो आयाम माने जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग पूरक हैं, दोनों अलग अलग किनारे। जब तक दोनों किनारे मजबूत नहीं होंगे, नदी कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं तो कटाव हो जाएगा, वो भटक जाएगी, सीधा सा अर्थ समझिएगा। और जब कटाव हो जाता है नदी के किनारों का, तो वो बिखर जाती है, वो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, शायद कोई नदी पहुंच भी नहीं पाएगी। इस तरीके की कल्पना होती है ना। वैसे ही व्यक्तियों में जब दो किनारे हमारे हैं, अगर उसको दोनों तटबंधों को मजबूत नहीं रखे, दोनों किनारों को मजबूत नहीं रखे, उसका विकास हो ही नहीं पाएगा। अगर एक को दीजिएगा तो एक तरफ बह जाएगा, और दूसरे को दीजिएगा तो दूसरे तरफ बह जाएगा। इसलिए दोनों किनारों को समानांतर रूप से लेकर चलिए, मजबूत बना के कंक्रीट से या अन्य जो आपके साधन उससे मजबूत करते करते उसको आगे बढ़ाइए, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपना सर्वांगीण विकास करेगा। ये संदर्भ समझिएगा। मौलिक अधिकार राज्य के नीति लोकतांत्रिक सुनिश्चित करता है, वहीं पर डीपीएसपी क्या करता है, अन्य प्रावधानों में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। बिना आर्थिक सामाजिक जब उत्थान किए हम बेहतर समाज का निर्माण कर लेंगे। सामाजिक न्याय देते रहिए, आर्थिक न्याय दीजिए ही नहीं, उसको आर्थिक रूप से सशक्त कीजिए ही नहीं व्यक्ति को, तो क्या वो सर्वोत्तम विकास कर लेगा? और केवल आर्थिक न्याय देते रहिए और सामाजिक न्याय इसको दीजिए ही नहीं, तो क्या वो व्यक्ति सर्वोत्तम विकास कर ले? नहीं, बिल्कुल। इसलिए दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। तो यह संदर्भ कौन देता है? तो यह संदर्भ डीपीएसपी देता है। तो यह भी समझने का प्रयास कीजिए। इसी संदर्भ में सारी चीजों को होनी चाहिए, समाज और स्वतंत्रता की बात की जानी चाहिए। इसलिए हमारी सारी संस्थाएं जवाबदेह किस तरीके से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में काम करती है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में ये क्या है, मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और मजबूत किया, डिजिटल युग में मजबूत किया गया। जहां पर मैंने पिछले बात किया सोशल मीडिया में आलोचना के परिप्रेक्ष्य में, हाल में लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग सरकार की, व्यक्तियों के, व्यक्ति समूहों की आलोचना कर देते हैं। पर ध्यान रखिए, युक्त संदर्भ में भी बात होनी चाहिए। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और नियंत्रण बनाम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, आर्टिकल जब अनुच्छेद 19 का बात करते हैं, 19(1) की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस रूप से खड़ी होनी चाहिए। क्या अति जो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, क्या उसके संदर्भ में बात की जानी चाहिए या युक्ति प्रतिबंध के संदर्भ में बात होनी चाहिए? तो जब तक हम राज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में दोहन नहीं कर देते, स्वास्थ्य के संदर्भ में, सार्वजनिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में दोहन नहीं करते, तब तक आर्टिकल जो 1(1) का ए है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। ऐसा न्यायालय भी मानता है और युक्ति प्रतिबंध की भी बात करता है। ऐसे नहीं कि राज्य परेशान हो जाए इनको पूरा करने में। ये सब सारे पक्ष समझिएगा। यह दर्शाता है डिजिटल और मीडिया आधारित अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार सबसे संवेदनशील मामले के तौर पर देखने को चाहिए, और यहाँ पर जितना मजबूत हो वहाँ पर बेहतर नियंत्रण और संवैधानिक अध्याय को भी संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये पक्ष को समझिएगा। वहीं न्यायिक सीमाएं और नियंत्रण क्या है इसके मामले में, तो जो सरकारी अधिकारी और परेशान करना, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था, क्या किया था, न्यायिकों का अधिकार अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं है। सरकारी अधिकारियों को परेशान और हैरान करना किसी भी मौलिक अधिकार के तहत नहीं आ सकता। अब यह भी मैंने अभी बात बोला, क्या था अभी जस्ट मैंने बोला ना कि यह ऐसा मामला नहीं हो जाना चाहिए कि लगे कि सरकारी तंत्र को परेशान करने लगे। यह उस संदर्भ में होना चाहिए, एक व्यापक सकारात्मक दायित्व के संदर्भ में होना चाहिए, सुधार के संदर्भ में होना चाहिए। अब ऑनलाइन अभिव्यक्ति और सरकारी नियमों का उच्च न्यायालय में निर्णय, जैसे कुणाल कामरा बनाम भारत संघवाद 2024 का मामला है, जहां पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के आईटी एक्ट जो था, नियम था, फैक्ट चेक यूनिट, जो कुछ प्रावधान अस्पष्ट और मौलिक अधिकारों के खिलाफ पाया गया, जिससे अभिव्यक्ति के प्रकाशन और स्वतंत्रता के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यह निर्णय कानून बनाने और न्यायिक अधिकारों के बीच संवैधानिक क्या है संतुलन की बात करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुणाल कामरा बनाम भारत संघ का वाद था, जहां पर यह बातें की गई थी कि आईटी एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए रखे हैं जिसमें व्यक्ति के विकासों के लिए, व्यक्ति के बोलने के अधिकारों को कहीं ना कहीं रोक देता है या संस्थाओं को रोक देता है, तो उसमें सुधार करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बॉम्बे हाई कोर्ट के मामले में कुछ चीजें सुधार करने की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, जो समावेशी डिजिटल पहुंच और मौलिक अधिकारों का भाग मानना, तो यह आर्टिकल 21 के मामले में, जैसे विकलांग व्यक्तियों के बारे में मैंने बात किया, उसके पहुंच की बात करता। वहीं पर अल्पसंख्यक अधिकारों समता की बात, आर्टिकल 14 से 18 और 25-30 की बात करता है। तो जैसे भाषा, संस्कृति और उस अन्य संदर्भों में विभेद नहीं कर सकते हैं, तो वैसे ही मौलिक अधिकारों के तहत संवैधानिक स्वागत मिलता है, जहां पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पर हम चीजों को देख रहे हैं। अब यह दिखाता है संवैधानिक समता और विधि सुरक्षा अब भी बेहतर प्रासंगिक बनी हुई, क्योंकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर लगातार न्यायालय कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में यूजीसी का मामला है। यह सब सारे मामले क्या है आपको उसी संदर्भ में देखने को
चाहिए। अब न्यायालय की भूमिका क्या होती है कि चेतावनी देती है। चीफ जस्टिस जो हमारे रहे हैं, चीफ जस्टिस इंडिया B.R. गवई जैसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने क्या कहा है कि अपराधी प्रक्रिया मौलिक अधिकारों के लिए सुरक्षित भी हो सकती है तथा खतरा भी बन सकता है, विशेष रूप से बोलने की स्वतंत्रता। तो ऐसा संदर्भ देखने को मिला कि चेक एंड बैलेंस बना कर रखो भाई, इतनी भी शक्ति मत दे दो बोलने वाले में, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी में, कि वो अपराधी प्रक्रिया में शामिल हो जाए। तो यह भी समझने की जरूरत आवश्यकता होगी कि यहाँ पर युक्ति प्रतिबंध की बात हमेशा न्यायालय या न्यायालय में बैठे लोग करते हैं। अब यह किस सीमा तक प्रयोग हो रहा है, किस सीमा तक प्रयोग नहीं हो रहा, यह एक शोध का विषय है, यह भी एक समझिएगा। अब यह बताता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका सक्रिय भूमिका के पिछले कुछ वर्षों में अधिक स्पष्ट होता है। तो ये सब सारे पक्ष को समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तरीके से कुछ बदलाव होते हुए दिखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखिएगा, जैसे मौलिक मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, मैग्ना कार्टा ऐतिहासिक संदर्भ में मैग्ना कार्टा 1215 जब इंग्लैंड के राजा जॉन लैंडलॉक के द्वारा सामंतों के बीच हुआ एक समझौता के तौर पर आता है, जहाँ पर यह बोला जाता है कि नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए, राज्य उस पर अनियंत्रित होकर शक्तियों का क्या कर सकती है, प्रयोग नहीं कर सकती है। वो क्या करेगी, वो कुछ अधिकारों तक ही अपने प्रयोग करेगी। अब इसके बाद जनता को मजबूत करने की जरूरत है, सामंतों को अपने क्षेत्राधिकार को कम करने की जरूरत। वही मैग्ना कार्टा के संदर्भ में जब नागरिक केंद्र बिंदु में आकर शासन प्रशासन के केंद्र बिंदु में नागरिक जब आ जाए और उसके उन्नयन की बात हो, उसके विकास की बात हो, वही मैग्ना कार्टा के संदर्भ में होता है। जब भी मैग्ना कार्टा की बात हो तो ध्यान रखें कि कोई एक ऐसा विषय होगा जो केंद्र बिंदु में होगा, वो व्यक्ति हो सकता है या XYZ कुछ भी विषय होगा जो केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर मैग्ना कार्टा कुछ अधिकारों की बात हो रही होगी। क्लियर है। इसका मूल उद्देश्य था राजा की निरंकुशता की शक्ति पर नियंत्रण लगाना, विधि के शासन रूल ऑफ लॉ को क्या स्थापित करना, यह मुख्य उद्देश्य था। वहीं पर इससे सिद्धांत स्थापित हुआ राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे ही हमारे संविधान में कि संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, क्यों नहीं वो माननीय राष्ट्रपति जी हो, प्रथम व्यक्ति के तौर पर काम करे, वो भी ऊपर नहीं है। हमारा संविधान इंपॉर्टेंट है और संविधान का सारी शक्तियों का स्रोत कौन है भाई, हमारे देश की जनता है। तो जनता सबसे सर्वांगीण संदर्भ में बात होगी, संरक्षा संविधान कर रहा है, इस संदर्भ में सारी चीजों को देखिएगा। अब इसके अतिरिक्त क्या है कि मौलिक अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों है, तो मौलिक अधिकार शक्ति सीमांकन की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, मौलिक अधिकारों के प्रमुख जो उद्देश्य यही है जहां पर राज्य के शक्तियों पर संवैधानिक जो नियंत्रण स्थापित करें, जैसे अनुच्छेद 14 से 18 समानता को लाना, स्वतंत्रता 19 आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या है, हृदय संविधान की आत्मा। कहीं भी परेशान हो गए भाई, आर्टिकल 32 के तहत तुम क्या होगे, इसे आत्मा के तौर पर शामिल कर सकते हो। यह आत्मा जब तक रहेगा तब तक शरीर जिंदा रहेगा। अगर आपका धड़कन ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे रह जाएगा। हाथ पैर काम नहीं करे, मस्तिष्क काम नहीं करे, कुछ दिनों के लिए चल सकते हैं, कुछ घंटे, कुछ महीनों, कुछ सालों तक चल सकते हैं, पर धड़कन जब तक नहीं रहेगा ना आपके शरीर में, आप एक सेकंड नहीं रह सकते। तो ये चीज समझिएगा, ये आर्टिकल 32 हृदय का है, हृदय और आत्मा है, यह समझिएगा। इस संदर्भ में बातें की, क्यों, क्योंकि वो रिट के माध्यम से सारी चीजों को करता है न्यायालय। इस संदर्भ में सुनिश्चित करता सरकार मनमानी न कर सकेगी, इस उद्देश्य से दिया गया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, मैग्ना कार्टा क्यों है, तो विधि का शासन स्थापित करता है। कैसे, मैग्ना ड्यू ऑफ प्रोसेस की अवधारणा को जन्म देता है। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को की व्याख्या मेनका गांधी 1978 के मामले में व्यापक कर दी, जैसे न्याय संगत उचित तर्क संगत प्रक्रिया के माध्यम व्यक्तियों को गरिमा मानता। तो यह कौन स्थापित करता है, आपको मौलिक अधिकार करता है, जो मौलिक अधिकार वो करता है। वहीं पर ध्यान रखिएगा, नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जहां पर मैग्ना कार्टा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखती है। वहीं भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आपको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देते हैं। तो ये सब सबके माध्यम क्या है, व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी से जुड़ा हुआ मामला है, जो व्यक्ति को और भी बेहतर करता है। ये सारे मामले आपको मैग्ना कार्टा के संदर्भ में ये स्पष्ट होते हैं। वह ध्यान रखिए, न्यायिक संरक्षा देता है, जहां मैग्ना कार्टा न्यायिक संरक्षण की अवधारणा मजबूत किया। वहीं पर भारत के न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, मूल संरचना का सिद्धांत, जो फंडामेंटल रूल्स बात करते हैं, केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत जब हम बात करते हैं, माध्यम मौलिक अधिकारों संशोधन का संरक्षित करना। यह इसका उद्देश्य क्या है कि अति शोषण जो हो रहे थे उसको संरक्षित करना न्यायिक संरक्षण के माध्यम से भी। तो यह मैग्ना कार्टा के संदर्भ में ही हो रही है कि व्यक्ति प्रमुख को क्या करना है, सर्वोत्तम सुविधाएं देनी है। तो ये सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं
वे राज्य की निर्कुल शक्तियों को अंकुश लगाता है, नागरिक स्वतंत्रता गरिमा की रक्षा करता है, विधि शासन न्यायिक जो व्यवस्थाएं उसको स्थापित करने की कार्य करता है। वही लोकतंत्र की आत्मा और संवैधानिक शासन व्यवस्था में जो आधारशिला हमारे लिए मूल रूप से अपनाई गई है, गढ़ी गई है, उसको संरक्षित करने का काम करता है। तो ये 4 बातें लास्ट में लिख दीजिएगा, बहुत बेहतर उत्तर हो जाएगा। जहां पर इंग्लैंड के संवैधानिक शासन की नींव रखी थी, मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड के संवैधानिक जो शासन थी उसकी नींव रखी थी, वहीं भारतीय संविधान मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी थी। आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना, लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी, जहां पर आत्मा और सुरक्षा का कवच देता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा और सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। यह नींव के तौर पर काम करता है। अगर हम इसे मौलिक अधिकारों को हटा देंगे ना, मान के इमेजिन कीजिए कि मौलिक अधिकार को हटा दिए तो आप पंगु हो जाइएगा, समाज पंगु हो जाएगा, व्यवस्थाएं पंगु हो जाएंगी, क्योंकि सभी व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला मौलिक अधिकार में आता है। और राज्य किसके लिए काम कर रहा है? व्यक्तियों के लिए काम कर रहा है। संस्थाएं किसके लिए काम करे? व्यक्तियों के लिए काम करे। व्यक्ति किस लिए काम कर रहा है? स्वयं के लिए काम कर रहा था, व्यक्ति के लिए ही काम कर रहा है। तो पूरा समाज, पूरे सोसाइटी, पूरे देश का नींव कौन है, केंद्र बिंदु कौन है? व्यक्ति का वो संदर्भ। तो यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए इसे लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा कवच के तौर पर देखते हैं मौलिक अधिकार को। यह अगर इसकी कल्पना किए बिना अगर पूरे संविधान को सोच रहे हैं तो आप उस धारणा की बात कर रहे हैं जहां पर तो पूरी भूमि पड़ी है, पूरा विस्तार पड़ा है, पर वहां जल है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा पर देख लीजिए, चंद्रमा पर बहुत सी चीजें, बहुत जगह जल की शोध हो रहे हैं आप, पर वो शोध कब तक कंप्लीट होगा, वो कितना यूजेबल होगा, ये कोई नहीं बता सकता। पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह अभी तक नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि पृथ्वी पर वो सारे एलिमेंट्स है, सारे तत्व हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, जीवों के जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पृथ्वी इतना सदाबहारी ग्रह है। तो यही संदर्भ समझिएगा। अगर मौलिक अधिकार को हटा दिए संविधान से तो वो ग्रह की कल्पना ही हट जाएगी जहां पर जीवन की कल्पना होती है। समझ गए? तो ये पूरा आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर को समझने की जरूरत है। अब यहां पर समझिएगा आगे कि अनुच्छेद 32 संविधान का जो उपचार है, संविधान का हृदय और आत्मा क्यों। तो ध्यान रखिएगा, जब हम भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, हार्ट एंड सोल क्यों कहे हैं आर्टिकल 32 को, तो उसके पीछे का कुछ तर्क है, उनका कुछ संदर्भ है जो बताया गया। क्यों बताया गया? यह व्यक्तियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत है, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरत है, विकास के लिए जरूरत है। दूसरा, यह व्यक्ति को व्यक्तियों से, संस्थाओं से, राज्यों से, राज्य जो ऐसे राज्यों के जो संस्थाएं, राज्यों से पूर्ण सुरक्षा का स्थिति देता है कि भाई कुछ भी हो जाए, न्यायालय एक संस्था जो है न्यायपालिका, वो आपके लिए काम करेगी। हो सकता है न्यायालय अपने निर्णयों में कभी कम करेगी, कभी अधिक करेगी, वो करेगी जरूर। कभी उसको ऐसा लगेगा मेरा पूर्व का निर्णय भी लग गया कि नहीं, आर्टिकल 21 में ये मुद्दे हम नहीं शामिल किए, तो चलो 2026 में मामला आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रीय जो हमारे स्वच्छता अभियान कब चलाया गया, मैं बार बार इंटरव्यू पैनल में ये बात पूछता हूँ कि स्वच्छता अभियान 2014 में चलाया गया और 2026 में महिलाओं को लेकर स्वास्थ्य संबंधी अधिकार दिए गए ना। तो क्या पूरे संस्थाओं को यह नहीं लगा कि 2014 में ही महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अधिकार दे दिए जाने चाहिए थे, जो अभी जनवरी 2026 में दिया? पर यह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर्टिकल 21 के संदर्भ में हम जब बात करें, बहुत बेहतर कल्पना करें मानव अधिकारों की, तो न्यायालय को अब उस समय मामले नहीं आए थे, तो उसको कभी लगा 2026 में लगा कि 2014 में जो स्वास्थ्य के संबंधी जो धारणा देश में विकसित हुई है, उससे कहीं बेहतर 2026 में भी धारणा मजबूत कर देगी जब महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार देंगे। तो ध्यान रखिएगा, समय देरी हो सकता है अधिकारों को प्राप्त होने पर, जब भी वो मिलेगा बेहतर तरीके से मिलने का प्रयास करेगा। यही चीजें आपको समझना। जब भी आप उत्तर दीजिए तो इसके संदर्भ को आर्टिकल 32 के मामले में या आर्टिकल 21 के मामले से जुड़कर बताने का प्रयास कीजिएगा, ये चीजें हो जाएंगी। अब ध्यान रखिए, अनुच्छेद 32 का स्वरूप क्या है? न्यायिकों को यह अधिकार देता है कि वह यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को परिवर्तन हेतु रीट जारी करता है, शक्ति देता है। वो स्वयं के मौलिक अधिकार के संदर्भ में बात होता है। रीट कुछ याद रखिएगा, रीट को जरूरी है यहाँ पर। रीट आपको जैसे 5 रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 जो रीट है आपके मूल विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है तो आपको उद्देश्य इसका अवैध हिरासत से मुक्ति देना, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से बोलेगा न्यायालय कि भाई तुम मेरे सामने शामिल कर दो। अब ध्यान रखिएगा, परमादेश क्या है?
तो लोक अधिकारों के कर्तव्यों का पालन का आदेश देता है कि भाई तुम लोग कर्तव्य के माध्यम अधिकारी जो होंगे उसको यह बताता है कि तुमको जो अधिकार उसके तहत काम करना। वहीं निषेध क्या करता है, अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की जो बाहर कार्य करने से रोकता है कि तुम्हारी सीमा में नहीं है, तुम इसको मत करो, हमारे पास भेजो, या XYZ इस तरीके से होंगे। उत्प्रेषण क्या है, अवैध आदेश का निरस्त करना। कोई अवैध संस्थाएं अवैध आदेश जारी कर देता है तो उसको निरस्त करने का बात करता है। या उसके अतिरिक्त अधिकार परीक्षा क्या होता है, किसी पद पर अवैध रूप से बैठे व्यक्ति को चुनौती देता है, उससे सवाल करता है तुम किस अधिकार से इस पद पर कायम हो। तो यह संदर्भ समझिएगा, कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर मौलिक अधिकार को विकसित करने के लिए दिया गया, क्योंकि यह जो कार्य किया जा रहा होगा, गतिविधि किया जा रहा होगा, वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन ही हो रहा होगा। इस संदर्भ में समझिएगा, इसलिए इसे 5 रिट में आर्टिकल 32 के तहत शामिल किया गया। अब प्रश्न पूछा था 70 में कि भाई इसको आत्मा क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रस्तावना निहित, सॉरी ये आपको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, यहाँ पर ये हेडिंग पिछला वाला का चला गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 को क्यों बोला गया संविधान का आत्मा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर याद कीजिएगा कि प्रत्यक्ष पहुंच स्थापित कराता है, न्यायिक समीक्षा का आधार देता है, जनहित याचिका PIL का विकास करता है। इसलिए आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति, मैंने शुरू में बोला ना, व्यक्तियों की पहुंच आसान कर दिया, प्रकृति उसकी आसान कर दी, इसलिए आर्टिकल 32 पहुंच को लेकर और बेहतर कर देता है। उसी साथ PLI का जो PIL का योजना था, जो कॉन्सेप्ट था, उसे और मजबूत कर देता है। महत्वपूर्ण निर्णय जैसे रोमेश थापर का 1950 का मामला, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ADM जबरपुल और 1976 का जो मामला था, उस मामले में आपातकालीन अधिकारों निलंबन विवादित निर्णय दिए गए थे, जिसको बाद में पुट्टू स्वामी 2017 में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, ध्यान रखिए अस्वीकार कर दिया गया, उसको बेहतर तरीके से और पुनर्परिभाषित किया गया। जहां पर ADM जबलपुर का मामला था, मेनका गांधी 1978 का अनुच्छेद 21 व्यापक व्याख्या किया, केशवानंद भारतीवाद 1973 मूल संरचना का सिद्धांत। जो महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय थे जहां पर व्यक्ति विशेष अगर इस रीट के माध्यम से जा रहा है तो क्या होता है कि उसको अधिकार दिए जाते हैं इन व्याख्याओं के तहत उसके जीवन को बेहतर करने का। तो इन व्याख्याओं इस वादों की चर्चा करनी थी जहां पर आप आत्मा और संदर्भ समझा पाए। उसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा जब हम इसके बात करते हैं, ये हेडिंग सब हटा दीजिएगा, पिछला का हेडिंग लग गया, सॉरी इसके लिए। अनुच्छेद 32 बनाम 226 क्या है कि आधार था यहाँ पर न्यायालय क्षेत्र और स्वरूप में। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 20 उच्च न्यायालय में जा सकता है। क्षेत्र क्या, केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित, और मौलिक अधिकार अन्य अधिकार विधिक अधिकार के संबंध। कोई मान लीजिए न्यायालय में जाता है 226 के तहत मामले, तो मौलिक अधिकार के मामले में तो ले ही सकता है, पर अन्य विधि कोई केस गया जो लगता है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, तो यह सब विवेकी शक्ति दे देता है, जहां पर वो क्या करेगा, आर्टिकल 226 के तहत वो रीट के तहत भी जारी कर सकता है, जो उसको 5 रीट दिए गए। अब ध्यान रखिए स्वरूप क्या, स्वयं मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ संवैधानिक शक्ति से जुड़ा हुआ मामला माना जाता है, जहां पर व्यक्तियों से मजबूत करने की प्रकृति देखने को मिलती है। वहीं सीमाएं इसकी क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपात लगे 359 लगेगा तो कुछ अधिकारों को परिवर्तन रोक लगाई जा सकती है। न्यायालय वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नहीं करता है, इस दौरान होने वाले खारिज कर सकता है। ये सब मामले है कि जब आपातकाल लगेगा 359 जब लगा रहेगा उस समय क्या होगा कि यह मना भी कर सकता है। तो ये संदर्भ समझिएगा। अब यहाँ अनुच्छेद 32 केवल एक प्रावधान नहीं बल्कि संविधान की आत्मरक्षा प्रणाली के तौर पर देखते हैं। मौलिक अधिकार के व्यक्ति की स्वतंत्रता न तो 32 में उन्हें वास्तविक अधिकार देता है। ये सब सारे मामले देखने को मिलते हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। अब इसके अतिरिक्त एक चीज और ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष के तौर पर क्या है निष्कर्ष। जब निष्कर्ष की बात करते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या देखना है कि यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की नैतिकता की बात करता है, वैधानिक आत्मा की बात करता है, राज्य की निरंकुशता की बात करता है, गरिमापूर्ण स्वतंत्र और सम्मान जीवन की बात करता है। ये महत्वपूर्ण आधार है आपके मौलिक अधिकार। तो यह ध्यान रखिएगा, इस शब्दों का प्रयोग जरूर अपने निष्कर्ष में कीजिएगा। अगर उस प्रकार के कुछ टॉपिक आ जाते हैं या अपने उत्तर में जरूर शामिल करने का प्रयास। ये अधिकार क्या है, बीच संतुलन करता है, नागरिक और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सत्ता का उत्तरदायी बनाता। सत्ता जो है उसको मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, दायित्व कर्तव्य दायित्व की बात किया था। वहीं पर न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व के संवैधानिक आदर्शों को, जो प्रस्तावना में वर्णित चीजें हैं, उसको स्थापित करने की बात करता है। वहीं पर लोकतंत्र में जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण अंग के तौर पर काम करता है। केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ढाल नहीं बल्कि यह क्या होगा, एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इन सारे पक्षों को समझते हुए आगे बढ़िएगा। मैं समझता हूं आपको सारे तथ्य जो बताए गए उस पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है, और आपको मौलिक अधिकार संबंधी किसी प्रकार का
कन्फ्यूजन हो, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा। आपको A4 PDF आपको पेड ग्रुप में भेजा जा चुका है, तो पहले उसको पढ़ लीजिए, तब क्लास को देखिएगा। उसके बाद नहीं समझ में आएगा, गूगल मीट में जब हम लोग बात करेंगे 18 तारीख को, जरूर प्रश्न पूछिएगा कि क्या इस पर हम बेहतर कर सकते हैं, क्या और एंगल हो सकता है। मैं और भी विस्तारित आपको करके बता सकता हूँ, जहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के संदर्भ दर्शाए जाएंगे। प्रश्न जो आपको BPSC में पूछा जा सकता है या पूछे जाने की संभावना होगी। तो मिलिए गूगल मीट में सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। उसके साथ ही साथ आप EDNA से जरूर जुड़िए। अगर व्यक्ति कमीशन का तैयारी कर रहा है, वो UPSC हो PCS हो, अगर EDNA वाले क्लास में नहीं जुड़ता है या EDNA का जो पेपर मैं आप लोग को उपलब्ध कराता हूं, अगर वो नहीं प्राप्त करके रिवीजन करते हैं ना, तो आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी, बेहतर केस स्टडी की कमी हो जाएगी। केस स्टडी की बात करो, केस स्टडी की कमी हो जाएगी। आप तुलनात्मक अध्ययन शैली आप में नहीं आएगी, समीक्षात्मक अध्ययन शैली आएगी ही नहीं, क्योंकि यह मामला ऐसा है ना, कमीशन क्या है ना, आप जब सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं या PCS स्तर पर एग्जाम दे रहे हैं, आप फैक्ट रख के PT केवल पास कर सकते हैं। और पास करने के लिए एक अलग माध्यम 2-3 महीने बेहतर कर लीजिएगा, PT फैक्ट पास करके आप आगे बढ़ जाए। पर जब आपको अच्छे अंक प्राप्त करने, जहां पर आपके मेरिट लिस्ट बनेगा मीन्स, वहां केवल आपका विश्लेषणात्मक क्षमता ही आपको बेहतर अंक दिला सकता है, और कोई माध्यम है ही नहीं बना हुआ जिससे आपको बेहतर अंक दिला दे। तो आप जितना विश्लेषित आयाम लाइए, किसी टॉपिक पर कितने बेहतर तरीके से सोचने और प्रस्तुत करने के तरीके आपको पता है, उस आधार पर ही आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये EDNA जो सीरीज है, जो सुबह आपको 9 से 10 आपको उपलब्ध कराया जाता है डेली, उसका जो A4 साइज PDF है, जिस पर मैं गूगल मीट फ्री लेता हूँ, बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट में करता हूँ, तो आपको यही सारी चीज़ें प्रक्रियाओं से गुजारता है। आपको समीक्षात्मक अध्ययन शैली देगा, तुलनात्मक अध्ययन शैली देगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन शैली देगा, किसी टॉपिक पर विभिन्न आयामों से सोचने की प्रक्रिया आपको देगा। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, तब तक आप बेहतर हो ही नहीं पाइएगा। आप इस सीरीज से जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत कम फी में आपको रखा गया है, आपको 399 बहुत कम प्राइस से साल भर चीज़ें आपको दी जाती है। अभी इसके साथ साथ BPSC का अगर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं और बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। जो भी सीरीज हमारे चलाई जाती है वो एग्जाम ओरिएंट और एग्जाम सिलेक्शन के लिए आपको विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। और इसके साथ 72वीं के बच्चे जो हैं, आप इस सीरीज से जुड़िए, जिसमें हम लोग सृजन सीरीज, निपुण सीरीज भी शामिल किए हैं, जिसमें नियंत्रण सीरीज के तहत आता है। तो पहले निपुण सीरीज और सृजन सीरीज खत्म करेंगे, उसके बाद आपके कुछ स्पेशल टॉपिक होंगे 72वीं के लिए, जो 72वीं का जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम सारी चीज़ों को देख लेंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम अलग तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। निर्माण सीरीज जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। कौन बच्चे जो आप इस बार 71वीं मेंस देना चाहते हैं, इस गाइडेंस प्रोग्राम अगर जुड़ लेते हैं तो निसंदेह आप मानिए आप में वो तार्किक क्षमता डेवलप होगी। जो सतही स्टूडेंट हैं, जो नहीं लिख पाते किसी कारणवश बेहतर उत्तर, वो बाहर हो जाते हैं। आप सर्वोत्तम लिस्ट में, टॉप लिस्ट में शामिल होने के, उस लिस्ट में शामिल हो जाए जहां पर सबसे बेहतर लिखने वाले को नंबर अधिक मिलेंगे, इंटरव्यू में बेहतर उत्तर देने वाले को अधिक नंबर मिलेंगे। आप फीडबैक में दूंगा जब आपका 70 BPSC का रिजल्ट आएगा, बच्चों का फीडबैक, उसका इंटरव्यू प्रोग्राम सब कुछ मैं ओपन करूंगा, जहां पर आप समझिएगा हम लोग शैली को कैसे विकसित किए हुए। हम उन लोगों से बाहर हैं जहां पर केवल क्या किया जाता है, बच्चों को उस शैली में पढ़ाया जाता है जहां पर चीज़ें धराशाही तरीके से उनको बर्बाद करने में लगी पड़ी है। हम लोग 1 घंटे का, 1.25 घंटे का वीडियो, एक शब्द भी मैंने मजाक के संदर्भ नहीं बोले। क्या मुझे नहीं आता? बिल्कुल आता है। मुझे शेर व शायरी नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या मुझे और भी कॉन्सेप्ट अपनाना नहीं आता? बिल्कुल आता है। पर ध्यान रखिएगा, आप जब तक गहन अध्ययन, एक टारगेट से 1 घंटे आप नहीं चीज़ों को समझिएगा ना, तो आप बेहतर तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाइएगा, भटकाव आ जाएगा। तो यही सतत प्रक्रिया हम अपनाने का प्रयास करें। केवल एग्जाम ओरिएंट बात करना चाहते, टू द पॉइंट बात करना चाहते, विषयगत चीज़ों को ही रखना चाहते, ताकि इन सभी चीज़ों में आप एक कंसाइज होकर 1 घंटा ही केवल समझ लीजिए वीडियो को, और उस पर थोड़ा सा क्रिप्स नोट्स बना लीजिए। उसके बाद इस मौलिक अधिकार संबंधी या इस प्रकार के जो भी टॉपिक कराए जा रहे हैं, उसमें आपको किसी और तथ्य और भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर हम लोग चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या तो कॉल कर सकते हैं और अपनी संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।